अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन भी शेयर हो गया है। यस मैम। ओके, अच्छा देखो, लास्ट दिन तो हम लोग डेप्रिसिएशन कर रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, उसको लास्ट में डील करेंगे, ठीक है। और डेप्रिसिएशन तो लगभग हमारा हो ही गया था। एक क्वेश्चन नंबर 2 मैंने तुम लोग को करने के लिए बोला था, और एक जो है वो आधा अधूरा था, वो देखेंगे लास्ट में। आज हम लोग फ्रेशली जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा, बस 2 क्वेश्चन बाकी है। हम लोग आज पढ़ेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एनपीओ पढ़ेंगे हम लोग, इसको बोला जाता है एनपीओ, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो, तुम लोगों ने सब नहीं पढ़ा है, किसी का वो 11 में था, किसी का वो 12 में था, ठीक है। तो ये टर्म तो तुम लोग को पता ही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इसका और एक नाम भी होता है, एनटीओ भी होता है, एनटीओ भी बोला जाता है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एनटीओ भी कहा जाता है। तो इसका बेसिक मुद्दा क्या है बोल सकते हो, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के आगे ऐसा क्यों लिखा हुआ है नॉन प्रॉफिट? कोई बता सकते हो मुझे, ये ऑर्गेनाइजेशन फिर किस तरह से काम करती है, प्रॉफिट अगर नहीं कमाती है तो? किसी को भी कोई आइडिया? क्योंकि सबने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, चाहे वो 11 में हो 12 में। जैसे मुझे जितना पता है, सीबीएसई वालों का ये 12 में रहता है, आईएससी वालों का ये 11 में रहता है, और बंगाल बोर्ड का आई थिंक 11 में रहता है। तो क्लास में अभी सभी कोई है, जितना भी मैंने बोर्ड का नाम लिया। बताओ, इसको एनपीओ क्यों बोला जाता है? बोलो, कोई कुछ तो बोलो। कोई कुछ नहीं बोलेगा? कुछ भी नहीं पता एनपीओ क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है, बट ये নন প্রফিটটা কেন বলছে? নন প্রফিট অর্গানাইজেশন তো ঠিক, তো কি এরা প্রফিট আর্ন করে না? এরা করে, বাট এটা মানে এদের মেন মোটিভ এটা থাকে না, এটা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের জন্য এটা ইউজ করে। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना ही पड़ेगा। मोटो ये नहीं कि लॉस अर्न करें, मोटो यही रहता है कि प्रॉफिट अर्न करना है, ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो प्रॉफिट तो अर्न करना ही पड़ेगा। लेकिन इसको नॉन प्रॉफिट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्रॉफिट जो है वो पर्सनली अपने बिजनेस में यूज नहीं करते, ठीक है। ये जो प्रॉफिट कमाया जाता है ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एनपीओ। और कंपनी लॉ कौन से सेक्शन में आता है ये बोलो? कंपनी लॉ बोल रहे, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इसका एक सेक्शन अपना बना हुआ है अलग, ठीक है। ये बाकी कंपनी के साथ रिलेटेड नहीं है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 8, करेक्ट। सेक्शन 8 के अंडर आता है एनपीओ। अगर हम लोग कोई एनपीओ है तो हमें सेक्शन 8 के अंदर का जो रूल्स रेगुलेशंस है वो फॉलो करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो देखो, ये एनपीओ जरूर है, लेकिन क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे? जरूर बनाएंगे। देखो, ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं जो कि कैश बुक से मिलता जुलता है। ये 3 चीज बनाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, एक बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट पेमेंट, ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया पहले इसको, रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है। एक रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनेगा, एक इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा, और बैलेंस शीट भी बनेगा, ठीक है। अभी हम लोग जो मंडे वाले क्लास में जो फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं वो लोग कैसे ऑर्गेनाइजेशन है? वो लोग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब नॉन ट्रेडिंग नहीं है, मतलब नॉन प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। और वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। अब इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो जस्ट लाइक पीएल के तरह है, ठीक है। जो पीएल अभी तक तुम लोग बनाते आए हो उसी के जगह यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा। और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बुक के तरह है। कैश बुक क्या होता है बोलो? ये तो सबको 11 में ही पढ़ते हो। कैश बुक का मतलब होता है जहां पर हम लोग कैश रिलेटेड एंट्रीज करेंगे, ठीक है। मतलब कैश रिसिप्ट और कैश पेड। कैश बुक में क्या आता है? कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, ठीक है। अब वो चाहे किसी भी ईयर का हो, इसका एक प्रॉब्लम क्या है,
किसी भी ईयर का हो हम लोग लिख देते हैं। जैसे ये ईयर चल रहा है 2021, अगर मुझे 2020 का कोई मतलब कैश रिसिप्ट हुआ है वो भी हम लिख देते हैं, और अगर मुझे 2022 का एडवांस कुछ मिला है वो भी लिख देते हैं। मतलब ये कैश बुक जो है वो तो कैश बेसिस पे बनता है ना, तो कैश आया तो लिख दो। अब उसके लिए कुछ ईयर मत देखो कि ये प्रीवियस ईयर का है कि ये करेंट ईयर का है या फिर ये फ्यूचर ईयर का है, ये सब हम लोग नहीं देखते। किसमें नहीं देखते? कैश बुक में। सिर्फ कैश आया या फिर कैश गया तो फिर एंट्री कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा नहीं होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है एक्रूअल बेसिस में, ठीक है। मतलब यहाँ पर पीएल नहीं बोलना है, यहाँ पर तुम लोग को बोलना है इनकम एक्सपेंडिचर। और ये कौन से बेसिस पे बनता है? कैश बेसिस पे। कैश बुक कैश बेसिस पे बनता है, ये एक्रूअल बेसिस पे बनता है। एंड एक्रूअल बेसिस का मतलब है ओनली करेंट ईयर रिलेटेड डेटा लिखो। ओनली करेंट ईयर रिलेटेड डेटा जो है उसे रिकॉर्ड करो, चाहे वो रिसिप्ट हो या रिसीवेबल हो, या एंड चाहे वो पेड हो या पेबल हो। मतलब पे करना है या फिर पे नहीं किया, चाहे वो हो। और अगर हम लोगों ने रिसिप्ट किया, रिसिप्ट हो या रिसीवेबल हो, मतलब मुझे अगर किसी से रेंट का 20,000 मिलने वाला था और मुझे अभी तक 18,000 ही मिला है, तो मुझे यहाँ 20,000 ही दिखाना पड़ेगा। मीन्स रिसिप्ट एंड रिसीवेबल, मुझे सिर्फ ईयर जो है वो चेक करना है। करेंट ईयर रिलेटेड डेटा है, लिखो। अगर मिला है पैसा तो भी लिखो, मिलने वाला है तो भी लिखो, अगर पैसा दिया है तो भी लिखो, पेमेंट किया है या फिर पेमेंट करना पड़ेगा तो भी लिखो। करेंट ईयर रिलेटेड होना चाहिए तो ही हम लोग लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर कैश बुक जो है, कैश बुक में क्या होगा देखो, जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है ये स्टार्ट होगा। अच्छा, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। देखो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट होगा ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से, और एंड भी होगा ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से, अगर कुछ बच जाता है तो। और इनकम एक्सपेंडिचर वो पीएल के तरह होता है। पीएल बनाने से हमें नेट प्रॉफिट मिलता है, बट यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बोल सकते हो तो गलत हो जाएगा। इंटेंशन ही नहीं है प्रॉफिट कमाना, मतलब प्रॉफिट कमाओ बट यहाँ पर इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हम लोग ये सब ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा अगर रह जाता है तो उसे बोलेंगे सरप्लस, और अगर कम पैसा हो जाता है तो उसे हम लोग बोलेंगे डेफिसिट। बेसिकली सरप्लस मतलब प्रॉफिट, डेफिसिट मतलब लॉस, बट ये लैंग्वेज को हमें चेंज कर देना है बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बना हुआ है। और बैलेंस शीट जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ कैपिटल नहीं लिखते, यहाँ पर लैंग्वेज यूज किया जाता है बेसिकली कैपिटल फंड बोल के, ठीक है। कैपिटल की जगह कैपिटल फंड यूज किया जाता है, बाकी एज इट इज होता है। अब ये जो एक्चुअली ये सब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनपीओ जो होते हैं वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे पब्लिक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, वहां तो बहुत पैसा लगता है जाने से। पब्लिक हॉस्पिटल, ठीक है। जैसे अभी देखो ना, कोरोना का जो ये वैक्सीन चल रहा है, अगर हम लोग मतलब गवर्नमेंट की तरफ से लेते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स में लेते हैं, तो उसमें हमारा कोई पैसा वैसा नहीं लगने वाला। लेकिन अगर हम लोग प्राइवेट में जाके ले रहे हैं तो फिर 900 700 800 ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमें पे करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो क्या कर रही है, मतलब चैरिटेबल है, फ्री में दे रही है ना। तो पब्लिक हॉस्पिटल ये एनपीओ होता है, पब्लिक हॉस्पिटल एनपीओ होता है। कोई भी क्लब वगैरह, ठीक है, क्लब वगैरह जो है वो होता है एनपीओ। जैसे मान लो क्लब जो होता है, जैसे कि लायंस क्लब वगैरह होता है, इनके थ्रू से आई कैंप वगैरह होता है। मतलब जैसे डॉक्टर को ये लोग लेके आते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ डॉक्टर, जैसे आंख के लिए, कान के लिए, नाक के लिए। और इसमें क्या होता है, बहुत ही कम पैसा खर्चा करके या फिर कभी कभी फ्री में छोटा एक 5 रुपया 10 रुपए का कूपन लेके भी हम लोग अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं, जिनका चार्जेस जो है वो अगर प्राइवेटली दिखाओ तो बहुत ज्यादा है। तो ये चैरिटी के लिए डॉक्टर मान जाते हैं, ठीक है हम लोग हेल्प करेंगे लोगों का जो कि पैसा नहीं दे पाते हैं या फिर जो कोर एरिया में रहते हैं, नहीं आ सकते हैं शहर तक डॉक्टर दिखाने के लिए। तो ये क्लब्स वगैरह ये सब काम करते हैं। क्लब के थ्रू से अलग और भी बहुत सारे काम होते हैं, चैरिटेबल काम होते हैं। जैसे कि ये देखो, बहुत क्लब है अभी जो कोविड सिचुएशन में खाना वाना सप्लाई कर रहा है, तो बहुत सारे काम होते हैं क्लब के। टेम्पल्स, ठीक है, टेम्पल्स वगैरह होता है, टेम्पल्स भी बहुत चैरिटेबल काम करते हैं। अगर तुम लोग को पता है तो हमारे यहाँ जो बेलूर मठ है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है सोसाइटी में या फिर कुछ भी नेचुरल कैलामिटी वगैरह होता है, तो ये लोग बहुत हेल्प करते हैं डोनेशन वगैरह करके। तो टेम्पल्स, ठीक है, ये भी एनपीओ हो गए। चर्च भी होंगे, ठीक है, चर्च वो भी हेल्प करते हैं, एटसेट्रा, ठीक है, ये सब हो गए। या फिर अच्छा, और एक चीज तो नहीं बोला मैंने, पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट,
जैसे कि कॉलेज जो है तुम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो और तुम लोग प्राइवेट कॉलेज में भी ले सकते हो, वो दोनों ही हमारा कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर पब्लिक कॉलेज में पढ़ोगे तो खर्चा कम होता है और प्राइवेटली पढ़ोगे तो उसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनका काम है प्रॉफिट कमाना। लेकिन पब्लिक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनका काम है लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गया हमारा इसका बेसिक सा बोल सकते हैं अभी तक हम लोगों ने जो देखा। ये देखो, इनकम एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक पीएल और बैलेंस शीट। अच्छा, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका अर्निंग क्या होगा, इनका अर्निंग क्या होगा ये हमें सोचना चाहिए। बताओ, अगर एक हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का अर्निंग कैसे हो सकता है बता सकते हो? एक हॉस्पिटल है, इसका अर्निंग कैसे हो सकता है? चैरिटेबल है, मतलब पब्लिक हॉस्पिटल है, फिर भी कुछ ना कुछ तो अर्निंग का प्रोसेस होगा, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा? इम्पॉसिबल है चलना। बता सकते हो कैसे हो सकता है? डोनेशन। डोनेशन हो सकता है, किसी ने डोनेशन कर दिया उस हॉस्पिटल के लिए, ठीक है, वो हो सकता है। या फिर देखो, मेडिसिन वगैरह का थोड़ा बहुत पैसा ले सकते हैं ये लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा चीज फ्री में होता है, बहुत ही कंसेशनल प्राइस में होता है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी बिल वगैरह बनता है, बहुत कम बनता है लेकिन बिल वगैरह बनता है। जैसे कि कुछ मेडिसिन वगैरह बोल दिए कि हाँ ठीक है, आप हॉस्पिटल में डॉक्टर फैसिलिटी मिल जाएगा, बेड भी मिल जाएगा, लेकिन आप ये मेडिसिन जो है हमारे काउंटर से खरीद लीजिए, वो भी कंसेशनल रेट में मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि मेडिसिन बेचते हैं। या फिर कुछ टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं जिनके वजह से थोड़ा बहुत पैसा ले रहे हैं, मार्केट से कम ले रहे हैं लेकिन ले रहे हैं, तो टेस्ट, ठीक है, इससे ये सब थ्रू से हॉस्पिटल को पैसा मिल सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट पूछते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स क्लब है। बताओ, एक क्लब है जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड कामों के साथ है। अब बताओ फिर इनका अर्निंग कैसे हो सकता है? सब्सक्रिप्शन फी, डोनेशन। हाँ, सब्सक्रिप्शन यानी चंदा, ठीक है, सब्सक्रिप्शन से हो सकता है, डोनेशन इन्हें भी मिल सकता है। और क्या हो सकता है? मान लो इन्होंने कोई मैच ऑर्गेनाइजेशन किया है ना, अगर इन्होंने कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन किया और उसके थ्रू से मान लो बहुत सारे लोगों को बोला, मतलब जो लोग देखने आ रहे हैं उनके लिए टिकट सिस्टम कर दिया और थोड़ा मतलब कंसेशनल रेट में वो टिकट हम लोग लेके देख सकते हैं, तो वहां से उनका एक अर्निंग हो सकता है, दैट इज टूर्नामेंट एक्सपेंस। टूर्नामेंट से ये लोग अपना जो है अर्निंग कर सकते हैं, इस तरह का हो सकता है। अच्छा, एडुकेशनल सोसाइटी कैसे करती है? जैसे तुम लोग जो कॉलेज में पढ़ते हो, गवर्नमेंट कॉलेज में, मुझे बताओ कि एडुकेशन सोसाइटी हो गया, वो उनका कैसे अर्निंग होता है? क्या वो तुम लोगों से कुछ भी नहीं लेता है? लेता है ना, कम लेता है ऑब्वियसली, लेकिन कुछ ना कुछ तो लेता है। बताओ कैसे हो सकता है एडुकेशनल सोसाइटी से? अगर कोई एजुकेशनल सोसाइटी है, तुम लोग का कॉलेज का जैसे देख लो, कॉलेज अगर गवर्नमेंट कॉलेज है, उनका अर्निंग कैसे होता है? टेस्ट, सॉरी, जब तुम लोग का एडमिशन होता है तो कुछ ना कुछ तो पेमेंट लेता है। जैसे अभी तुम लोग सीए, सीएस, सीए में जिसमें भी जिसने एडमिशन लिया है वो सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए बहुत ही कम। जैसे कहीं एमबीए वगैरह करोगे, हम ये आईआईएम का बात नहीं कर रहे, तो वहां पर बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, ठीक है, क्योंकि वो सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। आईआईएम क्या है, वो तो उसमें तो तुम्हें रैंक करना पड़ेगा तभी तुम जा पाओगे, नहीं तो नहीं जा पाओगे। वो तो बहुत मतलब लेवल का पढ़ाई हो गया, जैसे सीए है। अब जैसे सीए के लिए तुम लोग एडमिशन ले रहे हो तो बहुत ही कम अमाउंट लिया जा रहा है इंस्टीट्यूट की तरफ से, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, सीएम हो, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तीनों ही तो पार्लियामेंट एक्ट है। तो उसी तरह से देखो, एजुकेशन सोसाइटी जो है वो अपना अर्निंग कैसे कर सकती है? एजुकेशन सोसाइटी जो है वो अपना अर्निंग कुछ इस तरह से कर सकती है, वो सेमिनार ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। हम एजुकेशन सोसाइटी का बात बोल रहे हैं। तुम लोग का कॉलेज जो है, तुम लोग को जब एडमिशन लेता है, तुम लोग का एडमिशन लेता है तो वहां से पेमेंट आता है, ठीक है। और कभी कभी जब एग्जाम फॉर्म फिलअप होता है तो उसमें भी थोड़ा बहुत पैसा वगैरह देना पड़ता है, तो उससे भी अर्निंग आ जाता है। तो सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकता है कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो सोसाइटी, सॉरी, एजुकेशन सोसाइटी, तो वहां से उन लोगों का अर्निंग हो सकता है। अगर मान लो कोई लाइब्रेरी सोसाइटी है जहां पर जाके बहुत सारा बुक्स हमें मिल सकता है, लाइब्रेरी सोसाइटी, इनका अर्निंग कैसे होता है? इनका अर्निंग होता है न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब मतलब बेच के, ठीक है, न्यूज़पेपर। या फिर मान लो तुम कोई बुक्स पढ़ना चाहते हो और वो बुक्स 1 मंथ के लिए ले जाना चाहते हो, तो थोड़ा बहुत चार्जेस देके तुम्हें नाम एंट्री करके लेके जाना पड़ेगा, फिर वापस उस बुक को लाके तुम्हें सही सलामत रिटर्न कर देना है। तो इस तरह से हो सकता है न्यूज़पेपर, मैगजीन।
तो इससे क्या हुआ, तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया मिल जाना चाहिए कि इन लोग का अर्निंग कैसे होता है, क्योंकि ये लोग तो प्रॉफिट मोटिव नहीं है कि अपना जो भी प्रोडक्ट है बेचने लग गए प्रॉफिट लगा के, ऐसा बात नहीं। बहुत ही कंसेशनल रेट में जो भी चीज है, जो भी सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे लाइब्रेरी से तो बुक वगैरह ये प्रोडक्ट हो गया, हॉस्पिटल वगैरह से सर्विस मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इन लोग का अर्निंग कैसे कैसे होता है। इन द नेचर ऑफ डोनेशन, एंट्रांस फीस, एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस आर सम ऑफ द सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैव डिफरेंट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रिसिप्ट। अब देखो डिफरेंट ट्रीटमेंट, अब ये क्या बोला है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रिसिप्ट। डोनेशन, जैसे यहाँ पर रिसिप्ट का मतलब हो जाएगा कैपिटल और रेवेन्यू। रिसिप्ट का मतलब हो गया कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स, मतलब कैपिटल रिसिप्ट मतलब जो रिसिप्ट हमें मिल रहा है उसका बेनिफिट अगर हमें मोर देन 1 ईयर तक मिलेगा तो हम लोग उस रिसिप्ट को बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट, और जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ उसी ईयर में मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, हम लोग उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे डोनेशन, तुम लोग बताओ किसी ने एक डोनेशन किया, ठीक है, जैसे मान लो तुम लोग इंस्टीट्यूट के अंडर पढ़ रहे हो सीए, तुम लोग मतलब सीए हो गए, उसके बाद इंस्टीट्यूट को कुछ पैसा डोनेट किया कि आप लोग यहाँ पर सपोज कुछ कंप्यूटर्स खरीद लीजिए स्टूडेंट लोगों के लिए, जब ट्रेनिंग दिया जाता है, जो तुम लोग का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है एक, तो उसमें काम आ जाएगा। तो तुम लोगों ने इंस्टीट्यूट को डोनेट किया। अब बताओ इंस्टीट्यूट के लिए वो डोनेशन क्या है, तुम लोगों ने जो डोनेशन किया, क्या उसका बेनिफिट इंस्टीट्यूट को मोर देन 1 ईयर मिलेगा? तुम लोगों ने बोला कंप्यूटर खरीद लो, ये डोनेशन किया इंस्टीट्यूट को, तो बताओ इंस्टीट्यूट को उस डोनेशन का बेनिफिट जो मिलेगा क्या वो मोर देन 1 ईयर मिलेगा या फिर उसी ईयर वो खत्म हो जाएगा? क्या लगता है तुम लोगों को, बोलो क्या लगता है? डोनेशन कैसा रिसिप्ट हो सकता है, बोलो। देखो अगर स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक डोनेशन, अगर डोनेशन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक का मतलब जैसे मैंने, कैपिटल रिसिप्ट। हाँ तो कैपिटल रिसिप्ट। स्पेसिफिक मतलब तुम लोगों ने बोला इंस्टीट्यूट को हम ये जो डोनेशन दे रहे हैं ना, इससे आप कंप्यूटर ही खरीदिएगा, कंप्यूटर ही खरीदिएगा, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन अगर नॉर्मल डोनेशन है, नॉट स्पेसिफिक, मतलब कुछ पेमेंट किया हम लोगों ने, पेमेंट नहीं बोलना चाहिए इसको, बोलेंगे कुछ डोनेशन किया इंस्टीट्यूट को और बोला कि जो भी जरूरत हो आप उस पे ये मेरा डोनेशन ले लीजिए, जो आपको सही लगे वो काम आप इससे करवा लीजिएगा। तो मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो इसे हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। और कैपिटल रिसिप्ट होगा तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा। बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ ऐड करके भी लिख सकते हो या फिर अलग से भी लिख सकते हो। अगर पहले से कोई कंप्यूटर फंड बना हुआ है तो उसमें भी ऐड कर सकते हो। मैंने कहा ना एग्जांपल लिया कंप्यूटर के लिए डोनेशन, इसीलिए बोल रहे हैं। या फिर तुम लोग डायरेक्टली उसका नाम लिख सकते हो। रेवेन्यू रिसिप्ट होगा तो वो कहां पर जाएगा, रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर, क्योंकि हर एक रेवेन्यू एक्सपेंसेस और इनकम पीएल में जाता है तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, नॉट स्पेसिफिक होगा। देखो ये नॉर्मल सा सेंस होता है। बाकी अगर क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि डोनेशन को कैपिटल करो तो कैपिटल करना पड़ेगा, रेवेन्यू करो तो रेवेन्यू करना पड़ेगा, उसमें हम लोग लॉजिक नहीं लगाएंगे। इफ क्वेश्चन स्पेसिफाई देन फॉलो दैट। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है तो हमें वही फॉलो करना है, अगर क्वेश्चन हमें स्पेसिफाई कर दिया है तो हमें वही फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग तब अपना लॉजिक नहीं लगाएंगे। मान लो क्वेश्चन में बोला है बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए स्पेसिफिक डोनेशन मिला है, लेकिन उसको बोला जा रहा है कि रेवेन्यू ट्रीट करो, तो फिर रेवेन्यू ट्रीट करेंगे। तब ये मत सोचो कि मैम ने ये बोला था तो यही करना पड़ेगा, नहीं। अगर क्वेश्चन हमें जो बोलेगा क्वेश्चन का बात हमें सुनना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये गया डोनेशन। अब एंट्रांस फीस के लिए भी वैसे ही होगा, एंट्रांस फीस इसके लिए भी वैसे ही होगा। एंट्रांस फीस का क्या होगा, ये रिसिप्ट भी हम लोग कैपिटल भी बोल सकते हैं, रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। अगर रेवेन्यू होगा तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, और अगर कैपिटल होगा तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से होगा। अब अगर क्वेश्चन में कुछ बता दिया है तो हमें क्वेश्चन फॉलो करना पड़ेगा। देखो यहां पर भी यही पॉइंट आएगा, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाई देन
फॉलो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन अगर स्पेसिफाई कर रहा है तो हमें क्वेश्चन को ही फॉलो करना है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एंट्रेंस फीस को हमें क्या ट्रीट करना पड़ेगा, देखो नॉर्मली एंट्रेंस फीस को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करते हैं। नॉर्मली क्या ट्रीट करेंगे, नॉर्मली लिख देते, कुछ नहीं बोलेगा क्वेश्चन में, नॉर्मली ट्रीट एज कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है, ठीक है। अच्छा, डोनेशन बता दिया मैंने, एंट्रेंस फीस बता दिया। अच्छा, एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस, ठीक है, एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस, ये दोनों का ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है। अब इसमें देखो, इसमें बाइफर्केशन कैसे कर सकते हैं, कब रेवेन्यू रिसिप्ट होना चाहिए। देखो अगर हम लोग एंट्रेंस फीस में एक लमसम अमाउंट ले रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाना चाहिए, वो हमारा कैपिटल नेचर का होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस बस इतना सा ही ले रहे हैं कि जस्ट वो एडमिशन करवाने का जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरा हो जाए और बाद में बाकी पेमेंट हो, जैसे मान लो तुम लोग किसी कॉलेज में एडमिशन लिए और कॉलेज में पूरा का पूरा ईयर का पैसा एक ही बार में ले लिया, नॉर्मली वैसे ही होता है, पूरा पैसा एक ही बार में ले लिया, तो वो तुम लोग का जो एंट्रेंस फीस हो गया वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। लेकिन कॉलेज अगर ऐसे बोल रहा है कि नहीं, आपका ये जो फर्स्ट ईयर है, मान लो फर्स्ट ईयर कॉलेज का जो है वो 10 मंथ्स होगा, ठीक है। आप एक काम करो, आप एक नॉमिनल अमाउंट हमारा होता है, आप 500 रुपए का एक फॉर्म होता है वो फिलअप करके एडमिशन ले लो, उसके बाद आप मंथली पे करते जाना। अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक तुम लोग को रूल्स मिल जाए, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जिसका बेनिफिट हम लोग हर बार थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली उसे पीएल में मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में चार्ज कर सकते हैं। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है एक लमसम अमाउंट, इसीलिए वो कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है, ठीक है, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में जाके ऐड हो जाएगा। और इसके अलावा क्वेश्चन हमें जो बोलेगा वो हमें सुनना पड़ेगा। अच्छा, if question specify then follow question or normally treat as capital receipt if question is silent, ये भी लिखवा दिया तो नो कंफ्यूजन। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं बताएगा तो कैपिटल रिसिप्ट मानना और क्वेश्चन जो बोलेगा वो मानना है, और नॉर्मली ये कैपिटल ही माना जाता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब होता है चंदा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का क्या होगा, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, रेवेन्यू ही होता है, रेवेन्यू। तो ये कहां पर चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन के बाद और एक आता है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ, ये टर्म तुम लोग को पता होना चाहिए इसलिए लिखवा दे रहे हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस, तो ये देखो नाम से ही पता चल रहा है कि लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब क्या हो गया कि लाइफ टाइम मेंबरशिप हमें मिल जाएगा अगर हम लोग ये फी पेमेंट करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है कैपिटल रिसिप्ट, और कैपिटल रिसिप्ट होने से क्या होगा ये मुझे और बोलने का जरूरत नहीं, कैपिटल रिसिप्ट होने से वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। ये नॉर्मली इसी तरह से ट्रीट किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन अगर स्पेसिफाई करेगा वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा क्वेश्चन को, ये बात हम बार बार नहीं बोल रहे, ठीक है। एंट्रेंस फीस बोल दिया। अच्छा, लीगेसी, लीगेसी का मतलब है अगर कोई अपना विल बना रहा है, विल समझते हो, विल मतलब अगर कोई पर्सन डेथ उनका होने के पहले वो अगर अपना विल पेपर बना ले कि मेरा जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह है ये इस जगह पे डोनेट करना है, उसको बोला जाता है लीगेसी, ठीक है। ये एक ऐसा अमाउंट है जो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकता है जिसके बारे में उस विल में उस पर्टिकुलर पर्सन ने लिख रखा है, उसको बोला जाता है लीगेसी, ठीक है। तो विल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उनके इच्छा से वो जो प्रॉपर्टीज है वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है। मान लो किसी ने बोला कि ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पर डोनेट कर दीजिएगा, मेरे डेथ के बाद इतना इतना प्रॉपर्टी या फिर इतना जो पैसा है, दैट इज लीगेसी, ठीक है। विल किसी पर्सन के विल के हिसाब से होता है। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। नॉर्मली ये तो एक ही बार रिसीव होगा, ये बार बार तो नहीं होगा, इसे हम लोग करेंगे कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड,
ठीक है, ये कैपिटलाइज्ड होगा मतलब कैपिटल रिसिप्ट होगा, मतलब बैलेंस शीट में जाएगा। और इसके बाद अगर क्वेश्चन हमें बोलता है नहीं लीगेसी को इनकम एक्सपेंडिचर दिखाओ तो दिखा देंगे, ठीक है, लेकिन इसका मेन यही लॉजिक होता है, एक ही बार मिलेगा, कोई इंसान बार बार थोड़ी ना डेथ होगा किसी का, एक बार डेथ होगा और अगर विल बना हुआ है उस हिसाब से डोनेशन भी जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसे हम लोग बोलेंगे कैपिटलाइज्ड हो रहा है। अच्छा, इसके बाद एंडाउनमेंट फंड। एंडाउनमेंट फंड ये क्या होता है, देखो ये भी डोनेशन है, ठीक है, ये डोनेशन जो है ये स्पेसिफिक पर्पस, ये स्पेसिफिक डोनेशन है एक्चुअली, स्पेसिफिक डोनेशन को हम लोग बोलते हैं एंडाउनमेंट फंड। तो इसका मतलब स्पेसिफिक है तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि ये कौन सा रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट, देखो कैपिटल रिसिप्ट है। अच्छा, और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये पॉइंट तुम लोग को मिल सकता है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। गुड इवनिंग आयुष। गुड इवनिंग मैम। पीरियोडिकल्स, ठीक है, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स, ठीक है, ये अगर हम लोग सेल करते हैं तो ये हमेशा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू होगा तो ये कहां पर चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। अच्छा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बताओ ये कहाँ जाना चाहिए, फिक्स्ड एसेट बेच के कुछ पैसा मिला तो ये कहां पर जाना चाहिए, ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, बताओ। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये तुम लोग तो पीएल में भी करते हो, जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उस पे भी करते हो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कहाँ लिखते हो, कैपिटल, तो कैपिटल, कैपिटल ही होगा, कैपिटल रिसिप्ट, ये बार बार थोड़ी ना बेचोगे, कोई भी एक फिक्स्ड एसेट है बेच दिया, इसका बेनिफिट तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। हाँ, इसका प्रॉफिट या लॉस जो होगा, इसको बेच के प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो कहाँ दिया जाएगा, वो बोलो, बेचने से इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर, इससे प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो इनकम एक्सपेंडिचर में देते हैं। और एक पॉइंट है ऑनरेरियम, मतलब सम्मान के लिए किसी को कुछ देना, ठीक है, दैट इज ऑनरेरियम। तो ये क्या होता है, ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने बहुत दिन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस वगैरह दिया है तो उनको ऑनरेरियम दिया जाता है। तो बताओ ये क्या होना चाहिए, ऑनरेरियम अगर हम लोग किसी को दे रहे हैं तो ये नॉर्मली देखो, अगर ये तो पेमेंट हो गया, ठीक है, ये पेमेंट हो रहा है कि कोई एक एनपीओ जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑनरेरियम दे रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा है इट इज पेड टू सम फॉर रिसीविंग एनी सर्विस फ्रॉम पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द। अच्छा, अगर कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं है लेकिन उन्होंने सर्विस दिया है तो उनको हम सम्मान के लिए ऑनरेरियम दे सकते हैं। या ये जो होता है ये बेसिकली हम लोग इसको रेवेन्यू ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोगों को दे सकते हैं तो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। बाकी अगर क्वेश्चन रेवेन्यू एक्सपेंस होगा तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन अगर हमें बोलेगा नहीं इसको कैपिटल दिखाओ तो कैपिटल दिखाएंगे। तो बेसिक हमें पता होना चाहिए कि कौन सा क्या होगा। देखो जैसे डोनेशन का दो बेसिक पॉइंट होता है, अगर स्पेसिफिक डोनेशन होगा तो वो कैपिटल रिसिप्ट होगा और अगर नॉन स्पेसिफिक होगा तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस वो कैपिटल रेवेन्यू दोनों ही हो सकता है। नॉर्मली कुछ क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो उसे एंट्रेंस फीस को हम लोग कैपिटल मानेंगे, क्योंकि एंट्रेंस फीस ये एक लमसम अमाउंट हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन बोलेगा नहीं रेवेन्यू मानो तो रेवेन्यू मानना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ही होता है, ये कभी भी कैपिटल नहीं होता है, बट क्वेश्चन बोलेगा तो कर सकते हो। लाइफ मेंबरशिप ये भी कैपिटल होगा। लीगेसी ये भी मैंने बताया कैपिटल, क्योंकि कोई भी इंसान एक ही बार मरेगा। एंडाउनमेंट फंड जो होता है स्पेसिफिक डोनेशन होता है तो इसका ट्रीटमेंट वो स्पेसिफिक डोनेशन की तरह ही होगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये तो हम लोग बार बार सेल कर सकते हैं, न्यूज़पेपर जितना जमा होगा उसको सेल कर सकते हैं। ओल्ड से न्यूज़पेपर पीरियोडिकल्स है, कोई भी क्लब में ये जमा हुआ है बहुत सारे पेपर वगैरह तो बेच दिया स्क्रैप के भाव में, तो ये तो हर मंथ कर सकता है, तो ये रेवेन्यू इनकम हो जाएगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये कैपिटल रिसिप्ट होगा, फिक्स्ड एसेट कोई बार बार नहीं बेचता है। न्यूज़पेपर
मंथली हमारे पास जमा हो सकता है, बट नॉट फिक्स्ड एसेट, और इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा क्योंकि एसेट बेचने से लमसम अमाउंट मिलता है, लेकिन न्यूज़पेपर बेच के थोड़ी ना मिलेगा, वो तो स्क्रैप के भाव में बिकेगा। और एसेट अगर स्क्रैप के भाव में बिक भी जाता है, ये कैपिटल एसेट, कैपिटल प्रोडक्ट है ना, तो फिर इसको बेचेंगे तो कैपिटल रिसिप्ट होगा क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट है, वो बैलेंस शीट का आइटम है। और ऑनरेरियम ये नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है। तो देखो बेसिक सा जो इसका पॉइंट था वो तो मैंने बता दिया, और क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है वो भी मैंने बोला। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंने यहाँ पर कर रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखते हैं किस रेस्पेक्ट पे हमें क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन में बोला है, देखो, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, द receipt and payment account for the Swaraj Club for the year ended 31st of March 2020 were entrance fees, membership fees, donation for club pavilion, food stuff sale, salary, wages, purchase of food stuff, construction of club pavilion, general expenses, rent and taxes, bank charges, ये सब दिया हुआ है। तो हमें बोल रहा है कि इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। ये देखो ना, स्टार्टिंग में ही बोला है कि इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। नाउ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक अ कैश बुक, ठीक है। कैश बुक में कैश आने से क्या करते हैं हम लोग, कैश आने से कैश डेबिट करते हैं, और कैश चले जाने से उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1, स्वराज क्लब receipt and payment accounts for the year ended 31st of March 2020। तो एक चीज याद रखो, जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनता है वो कैश बुक के तरह होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें कोई डेट कॉलम नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई डेट कॉलम नहीं होगा, सिर्फ एक अमाउंट कॉलम होगा, एक अमाउंट कॉलम जिसको हम लोग रुपीस के साइन से लिख सकते हैं या अमाउंट लिख सकते हो, और एक साइड हम लोग लिखेंगे रिसिप्ट्स, ठीक है, और इधर लिखेंगे पेमेंट। तो रिसिप्ट हमेशा लिखा जाता है डेबिट साइड में और पेमेंट लिखा जाता है क्रेडिट साइड में, और इसका जो पोस्टिंग है वो 2 बाई लेजर के तरह ही होता है। तो देखो पहले हमें बोला है कि एंट्रांस फीस, तो एंट्रांस फीस, ये क्लब है तो क्लब के लिए एंट्रांस फीस क्या होगा? इनकम या एक्सपेंस? बोलो, क्लब के लिए एंट्रांस फीस क्या होगा? इनकम या एक्सपेंस? इनकम। इनकम, ऑब्वियसली ना। कोई क्लब है, उन्हें पैसा मिला है, तो एंट्रांस फीस उनके लिए ऑब्वियसली इनकम होगा। तो इनकम होगा तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, ठीक है। इनकम होगा तो रिसिप्ट साइड। और इसको थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये कैश बुक है, कैश बुक के ऊपर कैश अकाउंट लिखते हैं ना, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट ऐसे मान सकते हैं, और 2 लिखेंगे जो हमें रिसिप्ट हो रहा है, तो 2 एंट्रांस फीस। लेकिन मैंने एक चीज भी कहा था कि ये कैश बुक जो है ये स्टार्टिंग फ्रॉम, देखो मैंने यहाँ पर सारा चीज लिख रखा था कि ये स्टार्ट होता है कहां से? स्टार्ट फ्रॉम ओपनिंग कैश बैलेंस और एंड होता है क्लोजिंग कैश बैलेंस से। तो हम लोग चेक करते हैं क्या हमारा कोई ओपनिंग कैश बैलेंस है इस क्वेश्चन में। चलो देख लेते हैं। एंट्रांस फीस ये सब बोला है, बैंक चार्जेस, मुझे तो यहाँ कुछ दिख रहा है क्या तुम लोगों को? यहाँ पर 300, ये तो फीस है, ये भी फीस है, ये कुछ सैलरी वेजेस है, परचेज कंस्ट्रक्शन, बैंक चार्जेस। देखते हैं इसके नीचे दिया हुआ है क्या। हाँ, ये देखो, कैश इन हैंड अप्रैल 1 200, मार्च 31 350, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग भी दिया हुआ है। देखो अप्रैल 1 400 और मार्च 31 590। कैश इन हैंड, कैश एट, बताओ ओपनिंग बैलेंस कौन सा है? 1 तारीख वाला। तो ओपनिंग कैश इन हैंड भी है, कैश एट बैंक भी है, तो पहले वो लिखना चाहिए हमें। हमेशा इसका प्रेजेंटेशन होगा ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से, अगर दोनों ही है तो टू बैलेंस बीडी, क्योंकि कैश हमारा एसेट होता है तो टू बैलेंस बीडी। अब यहां पर लिखेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो बस यहां से अमाउंट देख के लिख देंगे, कौन सा वाला होगा बताओ? बताओ बताओ, ये सब तो तुम लोग को पता होना चाहिए। बोलो कौन सा वाला लिखे, 200 400 या 350 390, कौन कौन सा अमाउंट लिखे? 200 400। 200 400। गुड इवनिंग स्नेहाशीष।
गुड इवनिंग। 200 400 है ना, देखो 200 400 कौन सा खोल दिया मैंने, अच्छा 200 400 और एंडिंग वाला, ठीक है एंडिंग वाला लिखेंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता उस पेज में पूरा आएगा, अभी नहीं लिख सकते हैं, लास्ट में लिख देंगे। अच्छा फिर देखो एंट्रेंस फीस आ गया, तुम लोग को सिर्फ बताना है कौन सा रिसिप्ट साइड में लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो तुम लोग का बेस क्लियर होगा वो इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस फीस रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, और देखो रिसिप्ट साइड में तो रिसिप्ट लिखोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी कोई अगर लॉजिक पता करना चाहते हो तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, पैसा आ रहा है किसके थ्रू से, एंट्रेंस फीस के थ्रू से, तो टू एंट्रेंस फीस हो गया। अच्छा अब बताओ मेंबरशिप फीस एक क्लब के लिए क्या होगा, इनकम या एक्सपेंस, बताओ बताओ। मेंबरशिप इनकम, तो टू मेंबरशिप फीस, ठीक है। अच्छा डोनेशन फॉर क्लब पैविलियन, क्लब को डोनेशन मिला है, बोलो कहां लिखें, रिसिप्ट में या पेमेंट में। अब डोनेशन के लिए तुम लोग ये सोचने मत बैठ जाओ कि ये रेवेन्यू होगा कि ये कैपिटल होगा, क्यों, हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर थोड़ी ना बना रहे हैं, हम लोग क्या बना रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं। कैश बुक में हमें ना तो टाइम देखना चाहिए ना तो उस रिसिप्ट का नेचर देखना है। जब तुम लोग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाओगे ना तो तुम लोग को टाइम देखना है कि कौन से पीरियड का पैसा मिल रहा है, चाहे तुम लोग जिस भी पीरियड का अकाउंट बना रहे हो, 2020 का बना रहे हो, अब पैसा तुम लोग का 2019 का हो, 18 का हो, 17 का हो, 21 का हो, 22 का हो, तुम लोग को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और उसका नेचर से भी तुम लोग को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम लोग सिर्फ अपना पैसा मिल रहा है तो रिसिप्ट में लिखो, और अगर पे कर रहे हो तो पेमेंट में लिखो। तो फिर नेचर का यहाँ पर तुम लोग कुछ मत सोचो कि इसका नेचर क्या होगा, क्योंकि हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर नहीं बना रहे, हम लोग कैश बुक बना रहे हैं जिसका नाम यहाँ पर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है। तो अब बताओ डोनेशन जो मिला है उसको किधर लिखे, रिसिप्ट या पेमेंट। तो ये तो आसान है, यहाँ तो कुछ ज्यादा मेहनत करना ही नहीं है, रिसिप्ट पेमेंट ढूंढना है बस। बोलो रिसिप्ट टू डोनेशन फॉर क्लब पैविलियन 10,000 डोनेशन मिला है, रिसिप्ट। अच्छा फूड स्टफ सेल, फूड स्टफ था कुछ खाने का चीज था जिसको इन्होंने सेल किया, तो बताओ रिसिप्ट होगा या पेमेंट, सेल करने से क्या होगा, रिसिप्ट, पैसा मिलेगा। टू फूड स्टफ सेल्स 1200। अच्छा सैलरी एंड वेजेस बताओ, ये तो मिलेगा नहीं, क्लब है ना, बताओ सैलरी एंड वेजेस नॉर्मली क्या होना चाहिए, पेमेंट, ठीक है। ये नहीं भी बोलेगा तो हमें थोड़ा बहुत अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा ना, सैलरी वेजेस थोड़ी ना मिलेगा क्लब में, सैलरीज एंड वेजेस 1200, ठीक है, सैलरी एंड वेजेस 1200। अच्छा उसके बाद परचेज ऑफ फूड स्टफ, कुछ फूड स्टफ परचेज किया है तो परचेज तो पेमेंट करना पड़ेगा, बाई परचेज ऑफ फूड स्टफ 800, ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पैविलियन, बताओ ये क्या है, ये खर्चा है या इनकम है, कंस्ट्रक्शन किया गया है, वो जो क्लब पैविलियन के लिए पैसा मिला था ना 10,000, अब उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है उन्होंने, बोलो ये क्या हो जाएगा, 11,000 पेमेंट, पेमेंट। कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं ब्रैकेट में, कंस्ट्रक्शन 11,000 का, ठीक है, 11,000 का कंस्ट्रक्शन हो गया, ओके। जनरल एक्सपेंस ये तो बता ही रहा है एक्सपेंस, इसमें पूछने लायक कुछ है नहीं, जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस हो जाएगा 600, ठीक है, जनरल एक्सपेंस हो गया 600। अच्छा रेंट एंड टैक्सेस 400, ये भी पे करना पड़ेगा, रेंट एंड टैक्सेस बाई रेंट एंड टैक्सेस 400। और लास्ट है बैंक चार्ज, तो बैंक ने चार्ज लिया है, चार्ज काटा है, बैंक चार्ज 160 था, और क्लोजिंग बैंक बैलेंस लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग बैंक बैलेंस, क्लोजिंग बैंक बैलेंस है 350 590, तो बाई बैलेंस सीडी कैश और बैंक 350 और
590। बताओ क्या इसका कोई बैलेंस आएगा या फिर ये टैली हो जाएगा? बोलो। मेरे पास ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है, मेरा ये पूरा सिस्टम को समझो, मेरे पास कितना पैसा स्टार्टिंग में है वो मुझे पता है, मुझे और कितना कितना पैसा मिला वो भी मुझे पता है, मैंने कहाँ कहाँ उस पैसे को खर्चा किया वो भी मेरे पास डेटा है, और उसके बाद मेरे पास कितना पैसा बचा वो भी मुझे पता है। तो बताओ क्या इसमें कोई बैलेंस होगा या दोनों साइड टैली हो जाना चाहिए? टैली होगी। दोनों साइड टैली। दोनों साइड टैली, क्योंकि कुछ तो हमें बचा ही नहीं है कुछ लिखने लायक, हमें सारा चीज तो बता दिया, ओपनिंग क्या था क्लोजिंग क्या था। तो तुम लोग फटाफट थोड़ा सा टोटल कर लो। 400 200 600 600 और 300 900 900 और 3000 3000 900 13000 13000 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15,100। हाँ 15,100। इधर भी 15,100 आना चाहिए, एक बार चेक कर लो, इधर भी आना चाहिए, देख लो एक बार। आ रहा है 15,100, 2011 और 2 13,600 13,600 और 400 ये हो गया 14,000 आ गया। ठीक है। अच्छा तो अब देखो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कैसे बना। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का जो सिस्टम है, पहला है कि उसका ओपनिंग होगा, कोई ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस है, क्लोज हो जाएगा क्लोजिंग कैश या बैंक बैलेंस है। यहाँ हमें कोई भी डेट टाइम पीरियड कुछ नहीं देखना है, अगर पैसा मिला तो एंट्री करो, पैसा पे किया तो भी एंट्री करो, हमें यहाँ पर टाइम से कोई भी लेना देना नहीं है। और ना तो ये देखना चाहिए जो पेमेंट मिल रहा है वो हमारा कैपिटल नेचर का है या फिर रेवेन्यू नेचर का है। तो बेसिकली ये इसका एक लिमिटेशन ही है। लिमिटेशन क्या है कि हम लोग कौन से पीरियड का पैसा ले रहे वो नहीं दिखा रहे, कौन से नेचर का है वो भी नहीं दिखा रहे। तो जैसे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है पैविलियन का, वो भी लिख रहे हैं, रेंट और टैक्सेस वो भी लिख रहे हैं, जो कि एक मंथली हमारा खर्चा होता है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, ये इसका एक लिमिटेशन है। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर लिमिटेशन जो है वो वही बताया गया है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ऑल पीरियड्स का पेमेंट्स यहाँ पर ले लेता है और ऑल टाइप ऑफ ले लेता है, कैपिटल या फिर रेवेन्यू, ठीक है। इस वजह से ये इसका लिमिटेशन होता है। इन ऑर्डर टू ascertain whether the organization has made surplus or deficit, there is need to construct an account which consider all relevant revenue transaction for the current period। अगर हमें अपना प्रॉफिट या लॉस पता करना है तो उसके लिए तो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन देखना पड़ेगा ना। जैसे मैंने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा और उसको मैंने दिखा दिया मेरे पीएल में, अब बताओ उस साल के लिए तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। तो इसीलिए तो हम लोग जो फिक्स्ड एसेट का अलग ट्रीटमेंट करते हैं, जो रेवेन्यू खर्चा है उसका अलग ट्रीटमेंट करते हैं। नहीं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो एक एक साल का बिजनेस का ग्रोथ है वो किस तरह से। सिमिलरली इनके लिए भी वही पॉइंट आता है कि सरप्लस या फिर डेफिसिट अगर पता करना है तो सारे खर्चे को हमें कैपिटल रेवेन्यू के हिसाब से दिखाना चाहिए, जो कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट हमें इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर पाता है, ठीक है। अच्छा, और इनकम एक्सपेंडिचर जैसे मैंने कहा कि ये बिल्कुल हमारा पीएल की तरह होता है, एक्रूअल बेसिस पे बनता है, ठीक है। यहाँ पर कैश नॉन कैश दोनों आइटम आते हैं। नॉन कैश आइटम जैसे कि डेप्रिसिएशन, ठीक है, नॉन कैश मतलब जैसे कि डेप्रिसिएशन जो कि हमें किसी को पे नहीं करना पड़ता है बट उसका खर्चा हमें लिखना पड़ता है। लास्ट तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन ही कवर किया, क्यों करते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन, क्यों लिखा जाता है, ठीक है, वही सब यहाँ पर बताया है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं इस पे नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। ड्यूरिंग 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश 42,000, इट इंक्लूड्स 1,600 फॉर 2019 and 600 for 2021. Also 3,000 has still to be received for 2020. Calculate the amount credited to income and expenditure account in respect of subscription. Subscription account जो है सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन का कौन सा अमाउंट जाएगा ये पूछ रहा है। मतलब बेसिकली सोच लो कि पीएल में हमें कौन सा अमाउंट लिखना चाहिए ये पूछ रहा है। अब तुम लोग के यहाँ पर जो किया हुआ है ना, यहाँ पर देखो 3 अकाउंट के थ्रू से यहाँ पर कर रखा है।
ये भी हम समझा देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले हम एक बार दिखा देते हैं कि कैसे हम लोग एक ही अकाउंट के थ्रू से कर सकते हैं। ओनली सब्सक्रिप्शन अकाउंट से भी हम लोग कर सकते हैं, हम यहीं पर दिखा रहे हैं। जैसे देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर दिखा रहे हैं हम लोग एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना सकते हैं अपना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पहले ये बोलो कि ये सब्सक्रिप्शन जिसका हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पर तो कुछ बोला नहीं है, ये इनकम है या एक्सपेंस है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश, सब्सक्रिप्शन हमें मिला है तो चंदा तो मिलता ही है, इनकम। तो 42,000 का अगर मुझे इनकम हुआ है, उसका हम क्या लिखे, बोलो एंट्री क्या होगा सब्सक्रिप्शन मिलने का। जैसे रेंट का एंट्री होता है, रेंट मिला, सैलरी मिला, उसका एंट्री हो सकता है, तो सब्सक्रिप्शन मिलने का एंट्री क्या होगा, बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो बाई कैश लिख देते हैं। बोलो कितना अमाउंट लिखे, 42,000, ठीक है। 42,000 ये हमें रिसिप्ट हुआ है, कब हुआ है, 2020 में इतना पैसा हमें मिला है। अब आगे क्या बोला है देखो, इट इंक्लूड्स 1600 फॉर 2019। हम लोग ये 2020 का बना रहे हैं, लेकिन 2020 में हम लोगों ने 42,000 रिसीव किया। अब इसमें बोल रहा है कि 1600 रुपए 2019 का है, तो ये चल रहा है 2020 साल, अच्छे तरीके से समझो, ये चल रहा है 2020 साल और इसका हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 2020 साल में हम लोगों ने 42,000 लिया, लेकिन इसमें से 1900 रुपए, सॉरी 1600 रुपए 1600 जो है वो 2019 का है, 1600 2019 का है। तो मुझे ये बताओ, हम लोग तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना लिखना चाहिए वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में तो हमें सिर्फ 2020 का ही डेटा लिखना पड़ेगा, हम लोग 19 या 21 का नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये बताओ कि 2019 का पैसा हम लोग 2020 को हमें क्यों मिल रहा है, तुम लोग को क्या लगता है, 2019 का पैसा किसी को 2020 में मिल रहा है, इसका मतलब क्या है। 2019 आउटस्टैंडिंग था, मतलब 2019 में नहीं दिया था सब्सक्रिप्शन का पैसा, तभी तो 2020 में दे रहा है। और इसीलिए स्पेसिफिकली बोला गया है कि नहीं, ये जो 1600 रुपए ये तो प्रीवियस ईयर के। तो बताओ सब्सक्रिप्शन मेरा आउटस्टैंडिंग था, कितना था, 1600, 2019 में मेरा 1600 आउटस्टैंडिंग था, तभी तो मुझे अभी मिला। तो मैंने जब 2020 का अकाउंट ओपन किया होगा तो मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिख रहा होगा, 1900 दिख रहा, सॉरी 1600 दिख रहा होगा। तो बताओ ये मेरे लिए एसेट होगा कि लाइबिलिटी, मुझे मेरा इनकम मिलेगा, मिला नहीं, मिलना चाहिए था 2019 का, तो बताओ ये मेरे लिए एसेट हुआ या लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एसेट। एसेट। तो डेबिट साइड में लिखेंगे, एसेट का ब्रॉट डाउन डेबिट साइड होता है, तो टू बैलेंस बीडी 1600, ठीक है, टू बैलेंस बीडी 1600। अब इसमें ना हम थोड़ा बाइफर्केशन कर देते हैं, जैसे यहाँ पर 2019 का लिख देते हैं 1600, ठीक है, ये 42,000 में 2019 का 1600 हो गया। आगे पढ़ते हैं, एंड 600 फॉर 2021। अच्छा 2021 जो कि इसके बाद का साल है, 2021 उसका भी पैसा यहीं पर मिल चुका है, इसको क्या बोलेंगे, 600 रुपए मिल गया है उसका, बोलो इसको क्या बोलेंगे। 2021 का पैसा 2000 एडवांस, तो एडवांस क्या होता है, एडवांस इनकम क्या होता है, एसेट या लाइबिलिटी, बोलो। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होता है। अच्छा तो लाइबिलिटी किधर जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है, ये तुम लोग को पता है। लेकिन मुझे ये बताओ क्या ये ओपनिंग लाइबिलिटी है या क्लोजिंग लाइबिलिटी है, बोलो। ओपनिंग। ओपनिंग कैसे, 2019 में मुझे दिख रहा था कि मुझे मैंने एडवांस ले रखा है, या फिर 2020 का एडवांस, 2021 का एडवांस है जो कि 2020 में मिल रहा है, तो ओपनिंग हुआ कि क्लोजिंग, सोचो। 2021 का पैसा मुझे मिला है ना, 2021 का मुझे क्लोजिंग होगा ना, 2021। देखो जब 2019 का बात हो रहा है, हमारा कौन सा ईयर है, हमारा ईयर है 2020, तो अगर ईयर इधर आ रहा है तो क्लोजिंग, इधर आ रहा है तो ओपनिंग। अगर प्रीवियस ईयर का है तो इस साल के लिए ओपनिंग होगा, और अगर फ्यूचर ईयर का है तो इस साल के लिए क्लोजिंग होगा। तो लाइबिलिटी ओपनिंग इधर लिखा जाता है तो क्लोजिंग इधर होगा, ओपनिंग इधर होता है ना, तभी तो क्लोजिंग इधर होगा। टू बैलेंस सीडी लाइबिलिटी कितने रुपीस का, 600 रुपीस का हमें क्या मिला है, 600 रुपीस का हम लोगों ने लाइबिलिटी जनरेट कर लिया है।
एडवांस लेके। ऑल्सो 3000 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2020। 2020 में हम लोगों ने देखा अभी भी हमें कितने रुपए मिलने चाहिए, 3000 रुपए मिलने चाहिए। तो ये कौन सा 3000 रुपए स्टिल टू बी रिसीव्ड, तो बताओ ये लाइबिलिटी है कि एसेट? मेरा इनकम 3000 जो कि मुझे मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला, तो ये मेरा एसेट है कि लाइबिलिटी है? बोलो। 2020 के एंड में मुझे 3000 रुपए मिलना चाहिए था, स्टिल टू बी रिसीव्ड ना, अभी तक नहीं मिला, तो बोलो एसेट है कि लाइबिलिटी है? एसेट। एसेट क्लोजिंग एसेट है। ये तो 2019 का बात नहीं है, 2020 का है। तो क्लोजिंग एसेट इधर लिखेंगे टू बाई बैलेंस सीडी, कितना लिखेंगे यहाँ पर? 3000। ठीक है, 3000 लिख दिया। अब बैलेंस कर सकते हो, यहाँ का बाइफर्केशन लास्ट में बता रही है। यहाँ 42,000, यहाँ पर 3000 है, कितना हुआ? 45। और उधर बैलेंस करो, माइनस कितना हो जाएगा? 42,800। 42,800। तो बताओ इसको क्या लिखे? टू साइड आया तो टू लिखना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखेंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्लोज कहाँ होगा? वो तो पीएल नहीं होगा, पीएल यहाँ पर लिख नहीं सकते, तो वो इनकम एक्सपेंडिचर लिखेंगे ना। तो सब्सक्रिप्शन क्लोज इनकम एक्सपेंडिचर में होगा। तो ये पूरा का पूरा चीज देखो मैंने यहाँ पर अकाउंट्स में दिखा दिया, एक ही अकाउंट्स करके यहाँ पर दिखा दिया कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, 42,800। इसका मतलब मेरे इस साल का अर्निंग देखो, 2019 लिखा है, 2021 लिखा है, अब 2020 लिख देते हैं। 2020 का मेरा अर्निंग कितना होना चाहिए? 42,800 होना चाहिए। लेकिन मुझे कितना नहीं मिला है 2020 का अर्निंग? ये तो प्योरली 2020 का है, इसमें से अभी तक कितना नहीं मिला है ये बोलो? 42,800 मिलना चाहिए था, कितना नहीं मिला है? 3,000। तो कितना मिला है बोलो, माइनस करके बोलो कितना मिला है? 39,800 इतना मिला है। अब ये तीनों को टोटल करके देखो 42,000 आता है कि नहीं, फिर हम फिर से समझा रहे हैं, ये तीनों को टोटल करके देखो 42,000 आता है कि नहीं? मैम 39,000 होगा, 800 क्यों? 3000 माइनस हो रहा है तो 42,800 से 800 तो आएगा ही। 42,800 है तो गलत माइनस कर रहे हो, देखो 42,800 माइनस 3,000 तो 800 तो आएगा ही उसमें माइनस करने से। तुम कितने से? तुम 42,000 से माइनस कर रहे हो, 42,800 से माइनस करना है ना, इससे माइनस करेंगे 42,800 से, तुम 42,000 से कर रहे होगे, इसीलिए यहां से क्यों माइनस करें। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो कैश रिसिप्ट हुआ है इसका हम कैलकुलेशन बताना चाह रहे हैं कि देखो मुझे 2019 का कैश मिला है, मतलब 42,000 कौन कौन से ईयर से रिलेटेड है? 42,000 का जो पैसा मिला है उसमें से 2019 का 1600 है, अच्छा 2021 का 600 है, तो 2020 का कितना है? तो ये बैलेंस करने से भी निकल जाता। लेकिन मैंने यहाँ पर और एक लॉजिक दिखाया, देखो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनाते हैं, रिसिप्ट एंड रिसीवेबल मिला के। तो मेरा इनकम एक्सपेंडिचर मुझे बता रहा है कि मुझे 42,800 मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे ये पूरा नहीं मिला है। उसका क्या प्रूफ है? क्योंकि मेरा बोल दिया है कि आउटस्टैंडिंग 3,000 है मतलब इस साल का। तो इसका मतलब 42,800 में 3,000 नहीं मिला है, तो कितना मिला है? 42,800 माइनस 3,000, दैट इज 39,800 मिला है। ये 2020 का रिसिप्ट है, ठीक है। अब एक चीज अगर तुम लोग देखोगे, ये एक्चुअली ये जो चीज है ये जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ये क्या हो गया? अच्छा जो भी हो, तो ये जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ये वाला पॉइंट। ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट। जब तुम लोग बनाओगे, यहाँ पर दो बैलेंस शीट बनेगा, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ये जो पोर्शन है नीचे का ये पूरा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। और ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। हमें पूछा था इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाना चाहिए, तो मैंने वही चीज समझाने का कोशिश किया एक अकाउंट से, ठीक है, एक ही अकाउंट से मैंने बताया, ताकि तुम लोग भी इस तरह से करोगे तो जल्दी होगा। हम इसका लिखवा देते हैं, जनरल फॉर्म लिखवा देते हैं ताकि उसको यूज तुम लोग कर सको।
जैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आएगा ही आएगा। देखो इसका जनरल फॉर्म लिखवा देते सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट हर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन एक इनकम होता है, ठीक है। तो इनकम अगर मेरा रिसीवेबल हालत में है तो वो एसेट है। टू ओपनिंग बैलेंस बीडी, तो ये क्या हो जाएगा? रिसीवेबल, रिसीवेबल ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का अगर मेरा कुछ रिसीवेबल है और अगर मेरा ओपनिंग इधर आ रहा है बाई बैलेंस बीडी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया एडवांस रिसिव्ड इन प्रीवियस ईयर, एडवांस रिसिव्ड इन प्रीवियस ईयर। तो ये मेरा लाइबिलिटी हो गया, ठीक है। प्रीवियस ईयर का मुझे एडवांस मिला, ये मेरा लाइबिलिटी हो गया। अगर सब्सक्रिप्शन मुझे कुछ रिसीव हुआ तो उसका एंट्री मुझे लिखना चाहिए बाय बैंक या कैश बोल के। अब मुझे किस तरह का रिसीव हो सकता है? जैसे हम अगर ये वाला क्वेश्चन जो है इसी का ईयर अगर ले लेते हैं तो इसमें 2019 प्रीवियस ईयर था, 2020 था और 2021 था। मुझे इस तरह से रिसीव हो सकता है तीनों साल का, ठीक है। और इसका टोटल हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जो 2021 का रिसीव हुआ तो ये 2020 का अगर अकाउंटिंग हो रहा है तो यहाँ पर ईयर कौन सा होगा? 2019 का कुछ डेटा अगर बोल रहा है यहाँ पर 2019, मतलब मैंने जो एग्जांपल लिया उसके हिसाब से। अब देखो अगर मैंने कुछ एडवांस ले रखा है 2021 का तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, 2020 में ले रखा है तो टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग हो रहा है इधर, ठीक है। कितना अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर? 2021 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखते हैं 2021 एडवांस, पहले लिख लेते हैं एडवांस फॉर 2021। अगर कुछ लिया है तो वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और इस साल मतलब 2020 का अगर मेरा कुछ रिसीवेबल रह जाता है तो बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इन 2020, अगर 2020 में कुछ मेरा आउटस्टैंडिंग रह गया, ठीक है, तो ये इधर हो गया। और ये यहाँ पर बैलेंस करने से आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2020 के डेटा को बताता है। अब ये जो मैंने वहां पर लिखा था उसमें मैंने ये तुम लोग को डिनोट किया। तुम लोग अगर देखो तो ये तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। ये जो पॉइंट है ये अगर देखते हो तो ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जाता है। हम लोग उसमें कुछ भी टाइम पीरियड थोड़ी ना देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कितना पैसा मिला। अच्छा, ये जो ऊपर जो ये दो बना हुआ है देखो 2019 दोनों में दिख रहा होगा, ये चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, दोनों का दोनों, ठीक है। ये और ये मैंने जो भी ब्लू से कवर किया है, और नीचे इसको कुछ अलग कलर दे देते, चलो रेड से यहाँ पर कर देते इसको कवर। ये जो अमाउंट होता है ये हमारा चला जाएगा जब बैलेंस शीट बनाओगे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। ये सबसे बेस्ट वे होता है, इससे ना कभी भी गलत नहीं होता है। ये जो प्रोसेस है इससे गलत नहीं होता है। तुम लोग लेजर तो आना ही चाहिए हम लोग को, लेजर पोस्ट करना और एंट्रीज और कौन सा लाइबिलिटी है कौन सा एसेट है, अगर ये आइडेंटिफाई करना आता है तो फिर ये सबसे बेस्ट मेथड है। कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब कोई भी लेजर ओपन करके तुम लोग उसका आंसर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा अगर नहीं है तो। इलास्ट्रेशन 2 तो मैंने करके दिखाया अभी तुम लोग को। देखो इलास्ट्रेशन 3, अब देखो इसमें हेल्प होता है कि नहीं, अभी जो हम लोगों ने मेथड सीखा उससे हेल्प होता है कि नहीं। देखो इलास्ट्रेशन 3, अच्छा तुम लोग के जो बुक में कर रखा था इलास्ट्रेशन 2, उसमें देखो कुछ इस तरह से कर रखा था। एक तो स्टेटमेंट फॉर्मेट में दिखाया था 42,800 और दो अकाउंट ओपन करके दिखाया था 42,800, बट हम लोग एक ही अकाउंट ओपन करके कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को ले लो, यहाँ पर देखो सपोज सैलरी पेड ड्यूरिंग 2020 में 23,000, सैलरी पे किया गया है 2020 में 23,000, ठीक है। इलस्ट्रेशन 3, पहले इसका एक ड्रॉ बना लो। देखो 2020 कर लेते इसे, ठीक है। सैलरी कितना पे हुआ है
अरे तो ब्राउजर खुल गया। देखो सैलरी कितना पे हुआ है, 23,000। सैलरी पेड 23,000 हम लोगों ने सैलरी पे किया है। नेक्स्ट देखो बोल रहा है सैलरी अनपेड ऑन 31st ऑफ मार्च 2019 1400। तो ये 2020 है तो इसको हम लोग 2090 मान लेते हैं। अब मार्च बोला है तो ये 18-19 हो जाएगा, ये 19-20 हो जाएगा, ये 20-21 हो जाएगा। तो ऊपर ये इसको हटा देते क्योंकि ये जैन टू दिसंबर वाला नहीं है हमारा ईयर। ठीक है, कोई बात नहीं, जैन टू दिसंबर नहीं है। हमें बोला है सैलरी अनपेड ऑन 31st ऑफ मार्च 2019 1400। तो यहाँ पर 1400 अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग है, अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग। उसके बाद बोला है प्रीपेड हुआ है 2019 को 400, उसी डेट को 31 मार्च को। तो प्रीपेड, प्रीपेड कितना हुआ है, प्रीपेड हुआ है 400। अच्छा, उसके बाद देखो अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग है 2020 में 1800, मतलब यहां पर। और उसके बाद प्रीपेड है 600, प्रीपेड है 600। तो हमारा मेन टारगेट है कौन सा, 1920। 1920 का कुछ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग प्रीपेड दिखाया और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग प्रीपेड दिखाया। अब तुम लोग आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो, स्टार्टिंग में जो है वो ओपनिंग और जो क्लोजिंग में है वो मतलब जो एंडिंग में है वो क्लोजिंग वाला हो गया। हमें बोला कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब पीएल में जैसे हम लोग सैलरी लिखते हैं, यहाँ पर सैलरी का कौन सा अमाउंट पीएल में जाना चाहिए। और हमें बोला है कि प्रिपेयर करो नेसेसरी लेजर अकाउंट। ठीक है, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। हम लोग यहाँ पर एक ही अकाउंट से बना सकते हैं। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट हम मर्ज करके बना रहे हैं, तुम लोग के यहाँ पर दो अकाउंट बना रखा है क्वेश्चन में, हम लोग एक अकाउंट से बना सकते हैं। तो पहले 2020 का जब स्टार्ट हो रहा है मतलब 1 अप्रैल 2019 में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सैलरी 1400 बाकी रखा था। तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो ये दोनों तो ओपनिंग बैलेंस है, तो इधर और इधर आएगा। कौन सा अमाउंट कहाँ आएगा वो बता दो, कौन सा अमाउंट कहाँ आएगा वो बता दो। बस इतना मुझे बता दो कि सैलरी 1400 जो हम लोगों ने बाकी रखा था वो हमारे लिए क्या है, क्योंकि एक डेबिट साइड होता है एक क्रेडिट साइड होता है। कौन सा लाइबिलिटी है कौन सा एसेट है, पहले ये आइडेंटिफाई करो कौन सा लाइबिलिटी है कौन सा एसेट है। सैलरी मेरा एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, और प्रीपेड एसेट, एसेट। ठीक है, एसेट का किधर ब्रॉट डाउन होता है ओपनिंग में, बोलो डेबिट, और लाइबिलिटी का क्रेडिट। क्रेडिट। बस और तो कुछ नहीं, हो गया। अब तुम लोग लिखो ना, डेबिट साइड में लिखो टू बैलेंस बीडी। ठीक है, 400 बाई बैलेंस सीडी 1400 हो गया। अच्छा, अब ये बोला है कि पे किया है, बताओ सैलरी पेमेंट का एंट्री क्या होता है, बोलो सैलरी पे का एंट्री बोलो। कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर टू कैश लिख देते हैं 23,000। ठीक है, अच्छा अब ये क्लोजिंग है। अब बताओ इसमें फिर से बताओ कौन सा लाइबिलिटी है और कौन सा एसेट है। सैलरी जो कि मेरा एक्सपेंस है मैंने बाकी रखा है, तो मेरे लिए क्या है, ऑब्वियसली लाइबिलिटी होगा, इसमें सोचने का कुछ नहीं है। और जो प्रीपेड किया है वो मेरे लिए एसेट होगा। सोचने वाला बात इसके बाद है जो हम पूछेंगे कि अब बताओ ये किधर लिखे, ये ब्रॉट डाउन हुआ है। एक चीज समझो, ये बैलेंस पहले से ही था, ये ब्रॉट डाउन हुआ है, ये बैलेंस कैरिड डाउन होगा। तो कैरिड डाउन कहां पर होगा, ऑपोजिट होना चाहिए ना, तभी तो ब्रॉट डाउन नेक्स्ट ईयर क्रेडिट में जाएगा। अगर मुझे लाइबिलिटी क्रेडिट में लाना है तो इसको क्लोज किधर करना पड़ेगा, बताओ क्लोजिंग क्या होगा। एक चीज याद रखो, लाइबिलिटी अगर ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड होता है तो उसे क्लोज किधर करना पड़ेगा, हमेशा ऑपोजिट। ठीक है, हमेशा ऑपोजिट लेना। तो ये आइडेंटिफाई कर लोगे, इसको आइडेंटिफाई कर लेना इसके रेस्पेक्ट में, हो गया। अब क्लोज करो, तो लाइबिलिटी डेबिट साइड में क्लोज होगा, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, कितना लिखे 1800। अच्छा, और बाई बैलेंस सीडी कितना लिखेंगे, ऊपर में बाई बैलेंस बीडी होगा, नहीं सीडी होगा, कैरेट डाउन ही होता है जब क्लोज होता है ऊपर। ओ अच्छा अच्छा ऊपर, हाँ ये ब्रॉट डाउन होगा, ये दोनों साइड ब्रॉट डाउन, ये कैरेट डाउन। अच्छा अब बैलेंस करो,
अब देखो सैलरी जब तुम लोग पीएल में लिखते हो तो एंट्री क्या करते हो, पीएल टू सैलरी करते हो तो पीएल में क्या एंट्री होगा, पीएल सॉरी सैलरी में क्या एंट्री होगा, बाई पीएल, तो तुम लोग का बैलेंस इधर ही आना चाहिए, पीएल तो नहीं होगा, बाई इनकम एक्सपेंडिचर, क्योंकि एनपीओ है तो पीएल नहीं लिखना है। टोटल करके बताओ कितना आता है, 23,000, 1,800, 400, 23,200 आ रहा है, एक बार चेक कर लोगे 23,200 आ रहा है कि नहीं, 23,200 ही आ रहा है। ये देखो 23,200 आ रहा है, यहाँ पर दिखाते हैं, देखो इन लोगों ने 2 अकाउंट फॉलो किया है, हम लोगों ने एक ही अकाउंट से कर लिया। ये देखो 23,200 ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हम लोग एक ही अकाउंट से कर सकते हैं, ये दोनों को मर्ज करने से ही हमारा अकाउंट बन जाएगा। प्रीपेड को अलग दिखाया इन्होंने, ठीक है, ऐसे करके हमें करने का इसीलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो अलग अलग पूछेगा नहीं, हमें जो भी पूछेगा वो कंबाइन करके पूछने वाला है, मतलब एक कंप्लीट सम पूछेगा। हमें इस तरह का वर्किंग नोट अगर हम लोग हैबिचुएट हो जाते हैं तो हमें कोई भी एडजस्टमेंट परेशान नहीं करेगा। तुम लोग को सिर्फ इतना समझना है कि जो चीज का तुम्हें एडजस्टमेंट दिया है, जो भी टॉपिक का, वो तुम्हारे लिए खर्चा है या इनकम है, पहला बात। और इस तरह से एक ड्रॉ करके तुम लोग को बस आइडेंटिफाई कर लेना है कौन सा लाइबिलिटी है कौन सा एसेट। अब ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, ओपनिंग है तो वो ब्रॉट डाउन होता है, क्लोजिंग है तो वो कैरेट डाउन होता है। तो ओपनिंग का ट्रीटमेंट इजीली सबको समझ में आ जाता है, क्लोजिंग का इसीलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि लेजर बैलेंस में देखो, लेजर बैलेंस में जैसे हम लोग करते हैं ना उसी तरह से हम लोग करेंगे। लेजर में अगर तुम लोग देखो ना, जैसे तुम लोग डेप्रिसिएशन कर रहे थे, एक 100 रुपए का मशीन है, उस पर 20 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा, मशीन का बैलेंस 80 रुपीज आया, मुझे बताओगे ये कौन सा बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है, मतलब इसको क्या बैलेंस बोले। जैसे यहां पर टू बैंक लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, ये बाई साइड है तो बाई लिखते हैं, बाई बैलेंस सीडी लिखते हैं। मुझे ये बताओ कि ये क्या बैलेंस है, ये तो डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया, तो क्या ये क्रेडिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस है ये, मतलब क्लोजिंग तो है ही, मतलब क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट, मेरा क्वेश्चन ये है, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, बोलो कौन सा बैलेंस है, बैलेंस का नाम क्या है, ये एसेट अकाउंट है, मैंने वही डेप्रिसिएशन का ही, डेबिट हो गया तो कैरिड डाउन हो गया, ब्रॉट फॉरवर्ड है करेक्ट, ये डेबिट बैलेंस है। क्यों, देखो इधर क्यों डेबिट बैलेंस होता है, देखो यहाँ पर 20 है तो बैलेंस करना पड़ेगा ना एक तराजू के तरह, तो बोलो कौन अपना पे, मतलब कौन उधार दे रहा है इसको बैलेंस करने के लिए, ये 20 में और भी मुझे कुछ अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, तो किसके पास से ले रहा है, ये 100 से माइनस कर रहे हैं ना, तो हमें हेल्प कौन कर रहा है, ये 100 हमें हेल्प कर रहा है 80 यहाँ पर देने का, तो ये 100 से लिया, 100 क्या बैलेंस था, डेबिट, इस तरह से भी समझ सकते हो। या फिर हम लोग इधर जैसे क्लोज करते हैं, क्लोजिंग ज्यादा मायने नहीं रखता है, ओपनिंग देखोगे तो एकदम क्लियर समझ जाओगे, ये एसेट था, एसेट का ओपनिंग बैलेंस है तो एसेट तो हमेशा डेबिट होता है, देखो डेबिट बैलेंस हो गया, ये बैलेंस डेबिट है, बट यहां पर जब कर रहे हैं तो क्लोजिंग क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, यहां पर जब कर रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है, जब क्लोज होगा तो वो भी डेबिट बैलेंस ही है, ये जो बैलेंस है इसको हम लोग डेबिट बैलेंस ही बोलेंगे, लेकिन लिखे हैं कहाँ, क्रेडिट साइड में, डेबिट बैलेंस बट रिटन इन क्रेडिट साइड, लिखना है क्रेडिट साइड में बट है तो ये डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये कंसेप्ट अगर समझ में आ जाता है तुम लोग को कर सकते हो, नहीं तो एक अच्छा ट्रिक है क्या, ओपनिंग वाला तो समझ ही जाते हो, इसका उल्टा लिख देना, लाइबिलिटी क्रेडिट लिखो तो इधर डेबिट लिख देना, ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। अच्छा 3, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा हम लोग एक लेंदी सम्स में पहुंच गए हैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 में फॉलोइंग इज द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, एक रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, न्यू बर्ड 40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया है, मतलब कैश बुक दिया हुआ है, सोच लो कैश बुक दिया हुआ है, देखो जो कि ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट हुआ है कैश का और क्लोजिंग बैलेंस से खत्म हुआ है, ठीक है, और इसमें कुछ पेमेंट साइड में पेमेंट और इनकम साइड में, अब देखो ना यहाँ पर देख सकते हो जो अभी तक हम समझाना चाह रहे थे, देखो 18-19 का भी रिसीव हुआ है, 19-20 का भी रिसीव हुआ है, ये अकाउंट किसका है, ये अकाउंट तो है 19-20 का, 19-20, 18-19, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर सब लिख सकते हैं क्योंकि ये तो कैश बेसिस पे बनता है, इसमें तो एक्रूअल बेसिस का कोई मतलब ही नहीं है। हमें क्या करने बोला है, ऑब्वियसली हमें
इनकम एक्सपेंडिचर बनाने बोला होगा। कुछ यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन है, देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इतने से करने बोला। कैपिटलाइज 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस, मैंने कहा ना लगभग क्वेश्चन में हमें बता देगा क्या करना है। एंट्रेंस फीस मैंने क्या कहा था, नॉर्मली एंट्रेंस फीस हमारा कैपिटलाइज्ड होना चाहिए, लेकिन ये लोग बोल रहे नहीं 50% कैपिटलाइज्ड करो, तो 50% को रेवेन्यू दिखाओ। फिर रेवेन्यू मतलब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लब फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हमें सिर्फ और सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है। नाउ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनेगा उसमें ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ 1920 का ही डेटा लिखना है हमें। अब वो चाहे रिसिप्ट हो चुका है या फिर होने वाला है या फिर हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है या फिर पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो क्यों ना, हमें वो एंट्री करना है अगर डेटा रिलेटेड टू 1920 है तो कैसे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड इन द बुक्स ऑफ, ये सब तो तुम लोग को पता है, प्रेजेंटेशन करना है काफी अच्छे तरीके से, नहीं तो मार्क्स काट लेगा। इन द बुक्स ऑफ न्यू बर्ड 40 क्लब। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तुम लोग एंड पूरा लिखना, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इसमें एक्सपेंडिचर लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में हम प्रेजेंटेशन कर देते हैं, बाकी और नहीं करेंगे, ठीक है। डेबिट और यहां पर लिखते हैं इनकम, इधर क्रेडिट। तो तुम लोग को स्केल वगैरह से ही लाइन टानना है, हम अभी जैसे फ्री हैंड में कर रहे हैं वैसे तुम लोग को नहीं करना है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं क्या बोल रखा है। देखो टू बैलेंस बीडी हम लोग यहां से देखते हुए चलेंगे ना, क्योंकि हमारे पास तो बस दो ही डेटा है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। ये है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। बताओ क्या कैश कभी पीएल में आता है? मतलब ये तो पीएल ही है ना, पीएल का ही फॉर्मेशन है, क्या कैश यहाँ पर आएगा? नो मैम, नहीं आएगा। नो नहीं आएगा। अच्छा बोलो सब्सक्रिप्शन आएगा? सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कैसा इनकम होता है? रेवेन्यू है तो रेवेन्यू आएगा, लेकिन क्या 65,000 आएगा या फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा? दोनों ही आ जाएगा या फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन করতে হবে आउटस्टैंडिंग। हाँ, क्योंकि हाँ नीचे देखो एडजस्टमेंट है इसीलिए मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी हमें वर्किंग बनाना चाहिए। वैसे सब्सक्रिप्शन लिखेंगे कहाँ? सब्सक्रिप्शन बाई साइड में लिखा जाता है क्योंकि ये इनकम है, इनकम साइड में बाई। ম্যাম সাবস্ক্রিপশন এরকম অঙ্কে মানে আমার অ্যাকাউন্টই বানাতে হবে, না হলে আমি অ্যাডলেস করতে পারি, বিকজ না না যেখানে হ্যাঁ অ্যাডলেসও অ্যাডলেস করতে, করতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাডলেসও করতে পারো, নেসেসারি নয় অ্যাকাউন্ট করতেই হবে, অ্যাডলেস করেও এইখানেই লিখে দিতে পারো। अच्छा, सब्सक्रिप्शन अब तुम लोग अपना अपना कोशिश करो, जिसको जो मेथड करना है कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम लोग बताओ सब्सक्रिप्शन कितना होगा, हम भी अपना यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बनाते हैं तब तक। देखो सब्सक्रिप्शन हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से जो पता चल चुका है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट मतलब कैश बुक, तो बाई कैश हम लोग लिख सकते हैं। कितना मिला है? 18-19 का 65,000, 18-19 का 65,000। अच्छा 19-20 का 3,55,000 ये मिल चुका है। अच्छा अब सब्सक्रिप्शन का इंफॉर्मेशन देखो, सब्सक्रिप्शन एक ही जगह पे दे रखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 55,000। बोलो ये कहाँ लिखे? सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2020 मतलब इस साल का ही है आउटस्टैंडिंग, तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बोलो
20 का आउटस्टैंडिंग किधर लिखना चाहिए? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब हमेशा एसेट ही होगा, लेकिन ये तो पता करो क्लोजिंग एसेट है कि ओपनिंग एसेट है। तो 31 मार्च 2020 तो मेरे इस साल का एंडिंग है, जिस साल का हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो मुझे बोलो ये कहाँ लिखे, बोलो। देखो इधर एसेट, ये एसेट साइड है, ये लाइबिलिटी साइड है ओपनिंग का, ठीक है, ओपनिंग का। ये क्लोजिंग का लाइबिलिटी है, ये क्लोजिंग का एसेट है। ऑपोजिट करना है ना, ऑपोजिट करना है। बोलो कहां पर लिखना चाहिए? $2020 का है, ये तो रहा 31 मार्च 2020 के एंड में। 1920 वाला ईयर है, 20 के एंड में हमें पता चल रहा है कि हमारा कितना अभी भी सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, हमें बाकी रख दिया है 55,000। बोलो किधर लिखे फिर? ये एसेट है कि नहीं पहले ये बताओ। आउटस्टैंडिंग है, बाकी मतलब बाय बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी, करेक्ट, बाई बैलेंस सीडी। आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब तो बाकी ना, आउटस्टैंडिंग तो बाकी मतलब एसेट। लेकिन कैसा एसेट है? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग एसेट है तो ओपनिंग एसेट डेबिट में जाता है, ये कंफर्म है, तो क्लोजिंग एसेट क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 55,000। चलो टोटल करो, बस और तो कुछ नहीं है, इस पे टोटल करो। टोटल कितना आ रहा है? 4,75,000। और कुछ बोला था क्या सब्सक्रिप्शन पे? नहीं, और तो कुछ नहीं बोला है। मेरा तो 4,75,000 ही आया है। चलो यही लिख देते यहाँ पर, 4,75,000। 4,75,000। तुम लोग का भी 4,75,000 आ रहा है क्या? कौन जैसे भी कर रहे हो, चाहे स्टेटमेंट वाइज भी करो ना क्यों, तुम लोग बोलो 4,75,000 आ रहा है। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखेंगे, यहाँ पर क्लोज हो जाएगा 4,75,000 बैलेंसिंग फिगर। अब ये इनकम एक्सपेंडिचर में पोस्ट हो जाएगा 4,75,000 बोल के, ठीक है, 4,75,000 बोल के चला गया। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा है? देखो डोनेशन। डोनेशन बोला है कि 50%। अच्छा, डोनेशन का कुछ नहीं बोला है कि क्या करना है। बोलो डोनेशन का क्या करना चाहते हो? डोनेशन कुछ नहीं बोलेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफिक डोनेशन तो नहीं बोला है, सिर्फ और सिर्फ डोनेशन बोला है, तो क्या करें? रेवेन्यू। रेवेन्यू बाई डोनेशन, बाई डोनेशन अमाउंट कितना होगा? 55,000। अच्छा, उसके बाद देखो एंट्रांस फीस। एंट्रांस फीस बोला 50% कैपिटलाइज्ड करो, तो 50% इधर लिखना है। बोलो 50% कितना हो जाएगा? 85 का 50% करके देख लो। 40 to 500। हाँ, 40 to 500। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर हम लोगों ने पेमेंट तो सॉरी इनकम सारा लिख लिया। सैलरी एंड वेजेस, सैलरी वेजेस में भी एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पर बोला है, देखो छोटा मोटा एडजस्टमेंट है तो बिना अकाउंट ओपन करे भी तुम लोग कर सकते हो। सैलरी एंड वेजेस 1,65,000 पेमेंट किया है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि आउटस्टैंडिंग है 40,000 इस साल के एंड में। तो बोलो कितना सैलरी होना चाहिए? मैंने 1,65,000 पेमेंट किया है, ये कंफर्म है, लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन ये बता रहा है कि मुझे अभी भी 40,000 पे करना पड़ेगा, ये बाकी है। तो मेरा इस साल का खर्चा कितना है? क्या करोगे? बोलो क्या करना चाहिए? देखो अगर कंफ्यूजन है तो तुम लोग सीधा अकाउंट में शिफ्ट हो सकते हो। सैलरी पे किया है तो क्या एंट्री होगा? 2 सेकंड लगता है, लेकिन बन जाएगा टू बैंक 1,65,000। अब ईयर एंड में दिख रहा है सैलरी बाकी रखा है, बोलो एसेट की लाइबिलिटी। लोगों को पेमेंट नहीं किया है, बोलो एसेट की लाइबिलिटी। लायबिलिटी। लाइबिलिटी क्लोजिंग या ओपनिंग? डेट देख के बोलो, 2020 वाला ईयर ही चल रहा है, क्लोजिंग या ओपनिंग? लाइबिलिटी कंफर्म, क्लोजिंग या ओपनिंग? वो तो जिस साल का अकाउंटिंग कर रहे हो उससे पता चलेगा ना। अकाउंटिंग तो 31 मार्च 2020 का कर रहे हो। क्लोजिंग। क्लोजिंग, ठीक है। तो ओपनिंग लाइबिलिटी किधर जाता है? सोचो, दिमाग में सोचो, ओपनिंग लाइबिलिटी कहाँ जाता है? लाइबिलिटी मतलब ही क्या होता है? ओपनिंग लाइबिलिटी किधर जाता है? ओपनिंग लाइबिलिटी का ब्रॉड बाई डाउन साइड।
क्रेडिट बोलो ना, क्रेडिट डेबिट बोलोगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओपनिंग क्रेडिट साइड जाता है तो क्लोजिंग किधर जाएगा? डेबिट। डेबिट। क्लोजिंग किधर जाएगा? डेबिट। तो डेबिट साइड लिखोगे। टू बाई बोला था, गलत बोला था ना, टू बैलेंस सीडी। देखो इस तरह से सोचोगे तो गलत नहीं होगा। टू बैलेंस सीडी 40,000। बोलो कितना हो रहा है? 2,05,000 बाई क्या लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 2,05,000। देखो अकाउंटिंग कर लेने से कंफ्यूजन नहीं रहेगा, नहीं तो कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। तो कैसे सोचोगे? देखो ना, हम तो एक सिंपल सा मेथड बोल रहे हैं। पहले सोचो कि जो बाकी है वो इनकम है कि एक्सपेंस है, मतलब वो एसेट बन रहा है कि लाइबिलिटी बन रहा है, वो सोचना चाहिए। जैसे कि सैलरी मेरा खर्चा था, पेमेंट नहीं किया तो लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी कौन सा है, ओपनिंग या क्लोजिंग? अच्छा क्लोजिंग लाइबिलिटी है, तो किधर लिखेंगे? ओपनिंग तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो क्लोजिंग को डेबिट साइड में लिखेंगे। लिख दिया। तो हम जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करो, हो जाएगा। अच्छा, टू सैलरीज वर्किंग नोट नंबर 2 देके लिख देते हैं 2,05,000। सैलरी के बाद है ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। चलो अब तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे। टू ऑफिस एक्सपेंस 35,000। अच्छा, उसके बाद बोला है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3,42,000। बोलो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है। इक्विपमेंट का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट के तरह, ठीक है? तो उसका डेप्रिसिएशन होगा, जो कि बोल रखा है 25%। बताओ कितना होगा? टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 25% लगा के बोलो कितना होगा? 25% लगा के बोलो। 3,42,000 में 25% लगा के बोलो कितना होगा? 85,000। 85,500 डेप्रिसिएशन। टेलीफोन चार्जेस 28,000, इलेक्ट्रिसिटी 32,000। टू टेलीफोन 28, टू इलेक्ट्रिसिटी 32। अच्छा, ट्रेवलिंग एंड कन्वीनियंस 65। टू ट्रेवलिंग सिर्फ लिख देते हैं, ठीक है? 65,000। अच्छा, और तो कुछ नहीं है। ये बाई बैलेंस सीडी जाएगा? बोलो ये कहाँ जाएगा? अगर नहीं जाएगा चुप हो, मतलब नहीं जाएगा, समझ रहे? चलो बोलो कहां पर जाना चाहिए? कहां पर जाना चाहिए? बाई बैलेंस सीडी वो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक कैश बुक। तो बोलो कहां जाना चाहिए? कैश का अमाउंट कहां जाता है? पीएल में जाता है, ट्रेडिंग में जाता है, कहां जाता है? वो नहीं बोल पा रहे हो तुम लोग। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाएगा। सरप्लस, सरप्लस कितना आ रहा है देख लो। 2,05,000, 35,000, 85,500, 28,000, 32,000, 65,000। ये लो, ये क्या आ गया? 1,22,000 कैसे आ रहा है? 2,05,000, 35,000, 85,500, 28,000, 32,000, 65,000 माइनस 4,72,500। कितना आ रहा है तुम लोग का? मेरा 22,000 आ जा रहा है, कभी 1,22,000 आ जा रहा है। कितना आ रहा है बैलेंस करके? यहाँ पर तो आया मैम 1,22,000। 1,22,000 आ रहा है। इन लोग का तो 57,000। अच्छा, इन लोग के साथ मेरा क्या टैली नहीं हुआ? इन लोगों ने, एक मिनट देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, खुला तो है। सब्सक्रिप्शन तो लिखा ही नहीं है इन लोगों ने। एक मिनट। अच्छा, सब्सक्रिप्शन एक बार चेक करते हैं मेरा। मैंने क्या लिखा है सब्सक्रिप्शन में?
सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बोला था कि सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 55,000 का सब्सक्रिप्शन बाकी है, तो ये तो इधर ही जाएगा, बाई साइड में जाएगा, क्योंकि ये मेरा एसेट है 55,000। और सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है 3,65,000 और 3,55,000। अच्छा 65 ये मेरे प्रीवियस ईयर का होगा। एक चीज समझो, अगर मुझे 65,000 18-19 का मिला है, इसका मतलब 18-19 का मेरे प्रीवियस ईयर में बाकी था कि नहीं, ये बोलो। मेरा तो यहाँ पर 3 साल हो रहा है ना, एक 18-19 एक 19-20, ठीक है। मेरे सब्सक्रिप्शन का 2 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 18-19 और 19-20। 19-20 मेरा करेंट ईयर है, मैंने 19-20 में ये रिसीव किया, और जिसमें से 65,000 मेरा प्रीवियस ईयर का बाकी था, तभी तो अभी रिसीव हुआ। तो प्रीवियस ईयर का जो बाकी था वो मेरे लिए क्या है, प्रीवियस ईयर का जो अभी मैंने रिसीव किया वो मेरे लिए क्या है। मैंने 18-19 का 65,000 यहाँ पर रिसीव कर लिया, ठीक है। तो ये मेरा प्रीवियस ईयर में किस कंडीशन में था जो इस बार मैंने रिसीव किया, बोलो। अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने आंसर दिया था इस पे। 65,000 हम लोगों ने इस बार रिसीव किया। ये कैसे रिसीव कर लिया, उन 19-20 में 18-19 का कैसे रिसीव कर लिया, ये बोलो। यहाँ पर देखो, मैंने जो जनरल फॉर्म बनाया था, रिसीवेबल ऑफ प्रीवियस ईयर का अगर रिसीवेबल होता है तो देखो ये यहाँ रिसीव हो सकता है, दिख रहा है तुम लोग को। प्रीवियस ईयर का अगर रिसीवेबल होता है तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक लिंक बनाया ना, यहाँ पर, ठीक है, ये एरो को ध्यान दो। अब बताओ कि यहाँ पर 2019 में रिसीव तभी हो सकता है, अगर 2019 में कुछ बाकी रखा था तभी 2020 में रिसीव हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर मुझे बताओ, ये 65,000 18-19 का है, 19-20 का नहीं है, और ये अकाउंट 19-20 का बन रहा है, फिर भी जो रिसीव कर रहे हैं कैसे रिसीव कर सकते हैं 65,000। इसका मतलब प्रीवियस में क्या था वो प्रीवियसली क्या था, बोलो बोलो। प्रीवियसली 18-19 में 65,000 मेरा जो सब्सक्रिप्शन बाकी था, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो। बाकी था तो एसेट है, मेरा इनकम था, तो ओपनिंग एसेट किधर लिखना चाहिए, बोलो। ओपनिंग एसेट बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना लिखे, 65,000। यहाँ पर वो चीज मिस्टेक हुआ था, 65,000, तो यहाँ पर ये चेंजेस हो जाएगा। बोलो कितना, 4,10,000। ओके, 4,10,000 लिखना पड़ेगा उधर, 4,10,000। ये गलती हुआ है मेरा, इसको ठीक कर लो, 4,10,000 होगा, 4,10,000। अब इसका टोटल करो, 4,10,000 प्लस 55 प्लस 42,500, 5,07,500। अच्छा, फिर इधर कितना आएगा, 5,07,500। अच्छा, इधर कितना आ जाएगा, इसका मतलब 2,05,000 माइनस 35,085 500, 28,000, 32,000, 65,000, 57,000। 57,000 सरप्लस आएगा। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर इन लोगों ने पूरा किया नहीं है, या फिर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर क्रॉस लगा के छोड़ दिया है, छोड़ो। अच्छा, नेक्स्ट देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है इसके बाद। इलास्ट्रेशन 5 देखो, इलास्ट्रेशन 5 में क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लब सो द अमाउंट्स ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड इन द एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, हमें बोला है कि हमें इसका फंड दिखाना पड़ेगा। तो फंड कहाँ दिखा सकते हैं, मैच का फंड हमें दिखाना पड़ेगा कि कितना है। फंड कहाँ दिखाते हैं, 3 ही तो हमारे पास अकाउंट है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर। फंड कहाँ दिखा सकते हैं, बोलो, फंड कहाँ दिखा सकते हैं। फंड जो है, क्या ये कोई रेवेन्यू बात है या कैपिटल बात है, पहले ये सोचो, फंड कहाँ दिखाया जाता है। बोलो, फंड कहाँ, कैपिटल,
कैपिटल में फंड दिखाया जाता है, तो कैपिटल कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। तो हमें इसका मतलब बैलेंस शीट यहाँ पर एक बनाने के लिए कहा गया है, ठीक है। डायरेक्टली तो नहीं बोला है, बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है। यहाँ पर क्या क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 1,10,000, इतना हम लोगों ने मैच एक्सपेंस पे किया है। मैच फंड एकदम ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास मैच के लिए फंड था 30,000, तो हम लोग यहाँ पर ओपनिंग लिख सकते हैं, ओपनिंग मैच फंड, मतलब मैच के लिए जो फंड इकट्ठा किया था उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था? 30,000, ठीक है। फिर डोनेशन मिला ड्यूरिंग द ईयर, तो बताओ फंड का पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पहले फंड में 30,000 था, किसी ने डोनेट किया 55,000, बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फंड का अमाउंट बढ़ जाएगा। डोनेशन कितना मिला? 55,000, उसी फंड में मिला, इसीलिए मैंने उसी के साथ ऐड कर दिया। अब कितना फंड में कितना पैसा है बोलो, कितना पैसा है? 85,000। प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ द मैच टिकट। अब मैच ऑर्गेनाइज हुआ है तो उसमें कुछ इनकम भी है, खर्चा भी है। मैच को ऑर्गेनाइज करने के लिए खर्चा हुआ है 1,10,000, और टिकट जो हम लोगों ने रखा था, टिकट का जो भी कॉस्ट था, उससे हमें कुछ रिकवरी हुआ है 20,000। अब मुझे बताओ फिर कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? अगर टिकट से हमें कुछ पैसा रिसीव हुआ है तो वो ऐड होना चाहिए। मेरे 85,000 का फंड था, उस फंड के थ्रू से मैंने अर्निंग किया और भी 20,000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स, ठीक है, तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, सेल ऑफ टिकट्स कितना? 20,000। तो बताओ फंड में कितना पैसा हो गया? 85,000 था, 20,000 टिकट बेच के आ गया, कितना हो गया? 1,00,000। बोलो 1,05,000, है ना? 1,05,000 हो रहा है कि नहीं? बोलो 1,05,000, दोनों मिला के, यहाँ पर लिखने का जगह नहीं हो रहा। चलो 1,05,000 यहाँ पर लिख सकते हो, 1,05,000। खर्चा कितना किए हो? मैच ऑर्गेनाइजेशन करते हुए खर्चा कितना हुआ है? 1,10,000। लेकिन मैच का जो फंड बना रखे हो उसमें तो तुम लोग के पास टोटल 1,05,000 है, खर्चा हुआ 1,10,000। बोलो ये फंड से पूरा खर्चा कर सकते हो? मतलब एक मोबाइल खरीदना था 10,000 रुपए का, और इसके लिए फंड बना रहे थे, फंड में मिला तुम लोग को 9,000 रुपए, तो क्या फंड के पैसे से मोबाइल खरीद लोगे या फिर कुछ और भी कहीं से लाना पड़ेगा? अगर 10,000 का लाना होगा तो यहाँ पर भी वही हुआ। यहाँ पर हम लोगों ने एक फंड बनाया जिस मैच खेलने के लिए, ठीक है, मतलब मैच अगर ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो उसके लिए पैसा इकट्ठा किया। जैसे कि 30,000 पहले से था, 55,000 डोनेशन मिला और टिकट बेच के 20,000 मिला। लेकिन हम लोग को बाद में ये पता चला कि ये मैच को ऑर्गेनाइजेशन करे तो उसमें हमारा खर्चा ही 1,10,000 हो गया। तो यहाँ से कितना पैसा ले सकते हो फंड से? जैसे 9,000 का फंड बना था, 10,000 का मोबाइल खरीदना है, तो फंड से कितना पैसा लोगे? 9,000। तो यहाँ से कितना खर्चा उठा सकते हो? 1,05,000। 1,05,000, इससे ज्यादा नहीं। मैंने तो यहाँ पर लिख के थोड़ा सा मुश्किल ही कर दिया, यहाँ पर पूरा नहीं लिख पा रहे, कोई बात नहीं, हम दिखा देते। छोटा सा क्वेश्चन है तुम लोग के पास, तो यहाँ पर ये देखो मैट में लिखा है, इसी तरह से तुम लोग को लिखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ये देखो मैच का फंड 30,000, ठीक है, डोनेशन 55,000, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल टिकट 20,000, और यहाँ पर 1,05,000 ही मैच का एक्सपेंस हम लोग लेस कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है। 5,000 जो हमारा डेफिसिट हो रहा है, बोलो वो कहाँ पर लगाओगे? 5,000 जो डेफिसिट हुआ वो कहाँ पर देना चाहिए? 5,000 का जो लॉस हो गया ना, 5,000 मतलब क्या? जैसे मोबाइल में 10,000 का मोबाइल खरीद रहे हो, 9,000 का फंड है, तो 1,000 का जो तुम्हारा अभी जो जरूरत है मोबाइल खरीदने के लिए, तो 1,000 का जो पेमेंट है, वो पेमेंट का तो एंट्री हो जाएगा कि मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन उसको कहाँ दिखाना चाहिए? उसका क्लोजिंग कहाँ करोगे? पीएल में। तो यहाँ पर कहाँ करना पड़ेगा? 5,000 का जो मतलब हमारा इम्बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करना पड़ेगा, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लॉस हो गया वो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो थिंकिंग था वो गलत हो गया, इसीलिए। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2020 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वेयर 4,50,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 2020 में 4,50,000। दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 20,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019। ये जो सब्सक्रिप्शन है इसमें 2019 साल का 20,000 रुपए रिसीव हो रखा है। हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इसको पढ़ते हुए लिखेंगे पहले, ठीक है। लिखने से क्या होगा, यहाँ पर
इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सब्सक्रिप्शन। बेसिकली सब्सक्रिप्शन ही पूछेगा लास्ट में, इसीलिए मुझे पता है तो मैंने ये लिख दिया। तुम लोग मुझे सिर्फ बताओ कौन सा चीज कहाँ लिखना है। कंसेप्ट सेम वही है, एसेट, लाइबिलिटी, ओपनिंग, क्लोजिंग, इनकम एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, हमें सब्सक्रिप्शन मिला है कितना, 4,50,000। बताओ इसका एंट्री क्या होगा, सब्सक्रिप्शन मिलने का एंट्री क्या होता है? बाई क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बाय बैंक। बाई बैंक। ठीक है, तो पहले लिखो बाई बैंक। टोटल अमाउंट लिख लेते हैं, टोटल बोल रखा है, टोटल अमाउंट लिख लेते हैं यहाँ पर 4,50,000 बाई बैंक। ठीक है, अब उसके बाद बोला है कि हम लोगों ने यहाँ पर देखो, बोल रहा है कि इस सब्सक्रिप्शन में 20,000 है, ऐसा 20,000 रुपए जो है वो 31 मार्च 2019 का है। इसमें से 20,000 जो है वो 31 मार्च 2019 का है। बोलो, यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन सा ईयर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा करेंट ईयर कौन सा है, करेंट ईयर कौन सा है, मार्च 2020। तो यहाँ पर अगर ईयर देखोगे तो कौन कौन सा आएगा, 18-19 आ सकता है अगर प्रीवियस ईयर का है, 19-20 करेंट ईयर का है, अगर कुछ 2021 होगा तो भी हो सकता है। तो मैंने ये प्रोबेबली 3 साल लिख लिया है। अब देखो यहाँ पर कम करते हैं, इसी से करते, बार बार ये ओपन हो जा रहा है मेरे से, इसी से। अच्छा, द सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट बोल दिया है 20,000। अच्छा, उसके बाद बोला है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 20,000 रिसिप्ट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। मतलब 20,000 जो है प्रीवियस ईयर का है। तो अभी फिर सोचो कि प्रीवियस ईयर का पैसा इस साल कब मिलेगा, प्रीवियस ईयर का पैसा इस साल क्यों मिल रहा है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर में नहीं मिला था। हमारा ये अकाउंट तो 1920 का है, 1920 में हमें 18-19 का पैसा मिल रहा है। तो ये 18-19 में क्या था, आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो भी ओपनिंग में था, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इधर। ठीक है, इधर लिखेंगे। तो ये टू बैलेंस बीडी हो जाएगा 20,000। अच्छा, उसके बाद बोला है कि ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वेयर 15,000। 2020 के एंड में हमें 15,000 मिलना चाहिए बट नहीं मिला, तो ये हमारा एसेट है, क्योंकि इनकम है, नहीं मिला तो एसेट है, क्लोजिंग एसेट है। तो इधर लिखेंगे क्लोजिंग एसेट बाई बैलेंस सीडी। कितना कितना लिखना पड़ेगा, 15,000। ठीक है, 2020 के एंड में हम लोगों ने देखा हमें 15,000 नहीं मिला। तुम लोग इसका इस तरह से ड्रॉ करके देख सकते हो, देखो समझ जाओगे, इसको ड्रॉ तुम लोग खुद से करो तो समझ जाओगे। ये देखो 31 मार्च 2000, हम यहाँ पर 3 साल लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं 19-20, यहाँ पर 18-19 और यहाँ पर 21। ये चीज तुम लोग खुद से भी बना सकते हो। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है यहाँ पर 4,50,000, जिसमें से 20,000 जो है वो 31 मार्च 2019, मतलब यहाँ पर आएगा 20,000। 31 मार्च 2019 का है, 31 मार्च 2019 मतलब 31 मार्च 2019 में आउटस्टैंडिंग था। उसके बाद ड्यू बट नॉट रिसिप्ट 15,000, 2020 के एंड में आउटस्टैंडिंग, ड्यू बट नॉट रिसिप्ट मींस आउटस्टैंडिंग कितना है, 15,000। ये क्या है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, मतलब क्लोजिंग एसेट। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 2020, तो एडवांस 2020 का है। पर्टेनिंग टू ईयर 2021, ऑब्वियसली 2020 का एडवांस का मतलब 2021 का होगा, कितना है 26,000। ठीक है, जो कि 21 का पैसा अभी हमें मिल गया है। तो ये हो गया क्लोजिंग एडवांस। तो क्लोजिंग एडवांस कहाँ लिखना चाहिए, बोलो क्लोजिंग एडवांस कहाँ लिखे, 2020-21 में मिला है, कितना मिला है 26,000 एडवांस। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं 26,000 हमें 2020-21 का मिला है और ये एडवांस है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस। एडवांस हमेशा एसेट होता है, ओपनिंग एसेट डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, सॉरी ये तो इनकम है, एडवांस मेरा लाइबिलिटी है इस केस में, और ये मेरा जो है ये मेरा कौन सा लाइबिलिटी है, ये मेरा, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये मेरा क्लोजिंग लाइबिलिटी है। ओपनिंग लाइबिलिटी क्रेडिट साइड जाएगा, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी किधर जाएगा, इधर 26,000। ये देखो
26,000 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है देखो यहाँ पर द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 31 March 2020, मतलब ये वाला जो रिसीव हुआ है, इंक्लूड द एडवांस रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2019 18,000। अच्छा, यहाँ का एडवांस है कितना 18,000, तो यहाँ का एडवांस है, तो फिर इसको हम लोगों को कहाँ लिखना पड़ेगा? ये एडवांस जो है क्योंकि ये इनकम है तो ये लाइबिलिटी है, ओपनिंग लाइबिलिटी कहाँ पर जाएगा? यहाँ चला जाएगा, बाई बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा 18,000, बाई बैलेंस बीडी 18,000। अच्छा, उसके बाद व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कौन सा अमाउंट है जो कि इनकम एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए? तो सिंपल सा बात है, हम लोग अब इसको बैलेंस कर देंगे, हो जाएगा। बैलेंस करने से तुम लोग को पता चल जाएगा कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाना चाहिए। यही पूछा था, तो ऐसा क्रिटिकल सब्सक्रिप्शन रहता है, तो इसीलिए अकाउंट कर लेने से आई होप कि हो जाएगा। 4,83,000 यहां पर लिखेंगे 4,83,000, 26,000 और 20,000, 4,37,000 टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 4,37,000। देखो तुम लोग को एक चीज समझना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट बना रहे हो, क्या वो अर्निंग है या फिर वो एक्सपेंस है, उसके बेसिस में हमारा डेटा एसेट या लाइबिलिटी डिफाइन होगा। अब यहाँ का अगर डेटा तुम लोग देखना चाहो, देखो ये भी तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर वैसे तो बैलेंस करने से तुम लोग को पता चल जाएगा कितना होगा, लेकिन तुम लोग एक चीज अगर आइडेंटिफाई करना चाहो तो देख सकते हो, हम लोगों को इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना है 2019-20 का, मतलब करेंट ईयर का 4,37,000। कंसेप्ट को समझो, 4,37,000 मेरा 19-20 का सब्सक्रिप्शन है, लेकिन इसमें रिसीवेबल भी है। कैसे? 15,000 हमें नहीं मिला, माइनस करो, 15,000 हमें नहीं मिला, तो 4,37,000 में यहां दिख रहा है ना 15,000 हमें नहीं मिला क्लोजिंग एसेट, तो कितना मिला 4,22,000। लेकिन 4,22,000 में तो 18,000 मुझे पहले ही मिल चुका था, क्योंकि 18-19 में मुझे एडवांस किया गया था 18,000 19-20 के लिए, तो माइनस कर दो 18,000, कितना होगा 4,04,000 मुझे इसका मतलब मिला है। यहाँ पर 4,04,000 लिख के देखो क्या ये इतना आ रहा है? 4,04,000 प्लस 20,000 प्लस 26,000, 4,50,000। देखो मैंने तो पूरा अकाउंट को समझाने का फुल्ली कोशिश किया है, क्योंकि सिर्फ रट के नहीं होगा। तो देखो कंसेप्ट तुम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग को ये सब लेके तो प्रैक्टिकली उसके बाद काम भी करना पड़ेगा, तो इस पूरे चीज को समझना जरूरी है। 4,37,000 में मेरा रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों है, मतलब मुझे जितना मिलना चाहिए जितना मिला, लेकिन मुझे पता है इसमें से मुझे 15,000 नहीं मिला, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। तो कितना मिलना चाहिए था? 4,22,000। लेकिन ये भी पता है कि प्रीवियस ईयर मुझे एडवांस किया गया था इस साल के लिए 18,000, तो उतना तो नहीं मिलेगा, तो कितना मिल रहा है 4,04,000। देखो यहाँ पर लिखने से ये पूरा टैली भी हो जा रहा है, तो ये करना नेसेसरी नहीं है, बट ये समझना ऑब्वियसली नेसेसरी है, ताकि तुम लोग क्वेश्चन को क्लियरली कर पाओ, क्योंकि इसके आगे जाके थोड़ा सा अगर और टफ होगा क्वेश्चंस तो नहीं कर पाओगे। तो सब्सक्रिप्शन में जब बहुत सारा एडजस्टमेंट रहेगा तो फिर इस तरह से ही तुम लोग को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो तुम लोग बेटर होगा कि उसको ड्रॉ अगर कर लेते हो तो 3 स्लॉट मिलता है नॉर्मली, एक प्रीवियस ईयर, एक करेंट ईयर और एक हमारा फ्यूचर का ईयर, ठीक है। और उस बेसिस पे तुम लोग अगर लिख लोगे तो आइडेंटिफाई कर ही लोगे आराम से कि कौन सा ओपनिंग है और कौन सा क्लोजिंग है। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, एक और भी सब्सक्रिप्शन वाला है, एक ये करवा देते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं तुम लोग बोल पाते हो कि नहीं। तुम लोग तो कोई बोल नहीं रहे हो। कोशिश करने में क्या जाएगा, कोशिश करने में थोड़ी ना कुछ जाएगा। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020, मतलब आउटस्टैंडिंग कितना होगा वो पूछा है। एक क्लब है 350 मेंबर, एक क्लब के 350 मेंबर्स है, ईच
इच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 1050, एक जन 1050 करके एनुअल सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो मुझे ये बताओ क्लब का अर्निंग सब्सक्रिप्शन से कितना होगा, ये मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ आगे पढ़ने का ही जरूरत नहीं, मुझे बोल दिया है 350 लोग हैं जो कि @1050 करके हमें पेमेंट करते हैं। तो मुझे बताओ कि क्लब का अर्निंग कितना होना चाहिए। 3,67,500। ये इंटू करने से आ रहा है ना, 3,67,500। बताओ ये कहां पर जाएगा, ये पैसा मुझे मिल गया है या फिर मिल गया? हाँ बोलो। बाई बैंक नहीं होगा, देखते हैं। बाई बैंक तभी होगा अगर सबने मुझे पेमेंट किया, अगर किसी ने बाकी रखा है तो बाई बैंक तो नहीं हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। लेकिन एक चीज तो होगा, वो पता है, टू इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो। इनकम एक्सपेंडिचर में रिसिप्ट हो या रिसीवेबल, पूरा ही आता है, हाँ कि ना, बोलो। ये जो है, तो ये तो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में आराम से लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे ना कुछ बाकी है कि नहीं है। अब ये मुझे मिला या नहीं मिला वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को तो पूरा पढ़ा ही नहीं है अभी तक। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में मेरा ईयरली रिलेटेड हो तो ही हम लिख सकते हैं। मेरे इस साल का है, कौन से साल का, 1920 का है, तो हम इजीली लिख सकते हैं। 1920 का कितना है, 350 इंटू 1050, जो कि अमाउंट दे रहा है 3,67,500। अब ये रिसिप्ट हो गया तो भी कोई बात नहीं, अगर बाकी है तो भी कोई बात नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर में तो आएगा ही आएगा। अच्छा, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड शोड ए सम ऑफ 4,10,000 रिसिप्ट एज सब्सक्रिप्शन। अब देखो कन्फ्लिक्ट हुआ, 4,10,000 रिसीव हुआ है तो बाय बैंक। अब बोलो 4,10,000 क्यों होगा, इसका मतलब मुझे मिलना चाहिए था 3,67,500, लेकिन मुझे 4,10,000 कैसे मिल सकता है, आगे नहीं पढ़ के थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, कैसे मिल सकता है 4,10,000 जबकि मुझे मिलना चाहिए था 3,67,500। इसका मतलब कैसे मिला, या तो कुछ एडवांस मिल सकता है या तो प्रीवियस ईयर का कुछ पैसा अभी मिला है, वो भी हो सकता है। अब आगे पढ़ो, आगे बोल रहा है फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2019। अब बताओ हम लोग तो कौन से ईयर में है, हम लोग है 1920 में है, और 31 मार्च 19 तो यहाँ पर हो रहा होगा 31 मार्च 19, और ये है 31 मार्च 20, तो 31 मार्च 19 में 45,000 मेरा आउटस्टैंडिंग है। बोलो ये लाइबिलिटी है कि एसेट है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होना लाइबिलिटी है कि एसेट है, पहले ये बताओ। एसेट, एसेट। अब बताओ ये ओपनिंग एसेट है कि क्लोजिंग एसेट है। 31 मार्च देखने से क्लोजिंग मत बोलो, ईयर तो देखो, ईयर तो देखो। 19 है, हम लोग कौन सा ईयर कर रहे हैं, ये अकाउंट कब का बना रहे हैं, ये तो हम लोग 1920 का बना रहे हैं ना बाबा, 1920 का। तुम लोग ओपनिंग होगा ना, तुम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो, ओपनिंग हो रहा है। ये देखो 31 मार्च 19 लिखा है, ये 31 मार्च 20 है ना, तो ये ओपनिंग होगा। तो किधर बैठेगा बोलो, ओपनिंग एसेट किधर जाना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट, इतना बता दो। ओपनिंग एसेट किधर जाना चाहिए, कोई भी डेटा हो, सब्सक्रिप्शन से क्या मतलब है, ओपनिंग एसेट किधर जाना चाहिए। एसेट का ओपनिंग बैलेंस, इतना डेप्रिसिएशन किए, इतना डेप्रिसिएशन किए कुछ दिन पहले, टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा 45,000, टू बैलेंस बीडी 45,000। सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड इन एडवांस, एडवांस मिला है, कब मिला है 31 मार्च 2020 को एडवांस मिला है। ये कौन सा है, ये है 31 मार्च 19, अभी लिखा था ना मैंने, यहां पर एडवांस मिला है। ये मेरे करेंट ईयर का एंडिंग पीरियड है, एंडिंग का एडवांस। बोलो इनकम एडवांस हमेशा क्या होता है, एसेट या लाइबिलिटी, पहले ये लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। अब ये क्लोजिंग लाइबिलिटी है, ठीक है, क्लोजिंग लाइबिलिटी है, तो ओपनिंग लाइबिलिटी किधर जाता है, उस पर दिमाग लगाओ, क्लोजिंग को छोड़ो। क्रेडिट साइड, ओपनिंग लाइबिलिटी क्रेडिट साइड जाता है, तो क्लोजिंग किधर जाएगा बोलो, डेबिट, डेबिट उल्टा। बस इस पे तुम लोग दिमाग लगाओ, तो डेबिट साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, कितना अमाउंट था 62,000।
ठीक है, 62,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन। अब देखो 31 मार्च 2019 में एडवांस मिला, मतलब ये तो मेरा ईयर था, यहाँ पर 19, यहाँ पर 20, ये मेरा क्लोजिंग है, तो 19 मेरा स्टार्टिंग है, लेकिन स्टार्टिंग होने से 1 अप्रैल बताया जाता है, लेकिन 31 मार्च बता रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर का एंड बता रहा है, एंड में एडवांस मिला था 30,000। बोलो एडवांस मिला है, इनकम, एसेट की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। अब ओपनिंग, ओपनिंग तो किधर बैठेगा बोलो? बाय बैलेंस बीडी। हाँ, क्रेडिट साइड, ओपनिंग है तो क्रेडिट साइड, यानी बाई बैलेंस बीडी। देखो बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 30,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे पूछा ही था कि 2020 के एंड में, देखो क्वेश्चन यही पूछा था कि मुझे इतना बताओ, क्वेश्चन बोला कि 31 मार्च को एंड में कितना आउटस्टैंडिंग रह रहा है। देखो हमारा वही बैलेंस आ रहा है, आउटस्टैंडिंग इधर, ठीक है, तो बाई बैलेंस सीडी, इसको बैलेंस करोगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा कितना आउटस्टैंडिंग हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है 45,000 प्लस 3,67,500, 62,000, 4,74,500, 4,74,500, और इधर कितना हो जाएगा 4,74,500 माइनस 34,500 आ रहा है, 34,500। अब इसमें हम तुम लोग को यहाँ पर अलग अलग करके भी दिखा सकते हैं, जैसे 1920 समझाने के लिए, नेसेसरी नहीं है, 2021 और 1890, ये 3 साल यहाँ पर हो सकता है। जैसे कि क्वेश्चन में हमें बता दिया था कि 62,000 ये 2021 का है, देख सकते हो 62,000 ये एडवांस मिला है 2020 के एंड में। तो 2020 के एंड में कौन सा अमाउंट को हम लोग एडवांस बोल सकते हैं, जिसका अभी तक हम लोगों ने सर्विस नहीं दिया? तो ये ऑब्वियसली 1890 का भी डेटा नहीं होगा, 1920 का भी नहीं होगा। 31 मार्च जब मेरा एंड हो रहा है, मुझे एडवांस मिला, मतलब 21 का पैसा रिसीव हो गया, तो 21 का कितना मिला 62,000। और तुम लोग देख सकते हो जनरल मैंने जो अकाउंट बनाया उसमें एरो से भी तुम लोग को दिखा रखा है 62,000। 18-19 का 45,000 होगा, क्योंकि देखो मेरा ओपनिंग में मुझे पता है कि 45,000 मेरा बाकी था, तो ऑब्वियसली 45,000 भी मुझे इस बार रिसीव हो गया है। अब ये जो है 1920 में कितना जाना चाहिए, देखो 3,67,500 तो मुझे मिलना चाहिए था, ये मुझे पता है, लेकिन 34,500 नहीं मिला, ये तो कंफर्म है, यहाँ पर मिल गया मुझे बैलेंस ना। तो 3,67,500 में 34,500 मुझे नहीं मिला, तो मुझे 3,33,000 मिला होगा, लेकिन मैंने एडवांस भी तो ले रखा था 30,000, तो वो तो नहीं मिलेगा, उतना तो मेरा अभी डिडक्ट हो जाएगा, माइनस कर दो, तो 3,03,000 ये आना चाहिए। यहाँ पर ये अगर लिखते हैं तो टोटल 4,10,000 आना चाहिए, अगर आ जाता है तो आंसर इज करेक्ट, 4,10,000 आ गया। ये सब करना नेसेसरी नहीं है, लेकिन जितना समझोगे उतना टफ एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन का कर पाओगे, नहीं तो सब्सक्रिप्शन का टफ एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो कंसेप्ट को पूरा समझो। मुझे प्रीवियस ईयर मैंने बाकी रखा था, ठीक है, वो भी क्योंकि ये तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जाएगा। अब तुम लोग समझ सकते हो कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कोई भी टाइम पीरियड कुछ भी नहीं देखा जाता है, ठीक है, जो रिसीव हुआ उसको लिख दिया जाता है। और ये इनकम एक्सपेंडिचर देखो सिर्फ 1920 का दिखा रहा है, इसमें लिख दे ये 18-19 का है, देखो ये भी 18-19 का है, ये 18-19 में लिया हुआ एडवांस है, तो ऑब्वियसली वो 1920 का होगा, तभी तो मैंने यहाँ पर 30,000 को माइनस कर दिया। 1920 में जितना भी मिलना चाहिए उसमें 30,000 और नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मिल चुका है, तभी तो वो एडवांस है, इसीलिए। और ये 62,000 देखो, ये यहाँ पर हमारा एडवांस हो रहा है, इसका मतलब जो 2021 का हम लोग लिखेंगे टोटल रिसीवेबल, वहां पर 62,000 और नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मिल चुका है। 34,500 अभी भी हमें मिलेगा इसके अंदर, तो ये टोटल हमें मिलना चाहिए, जिसमें से अभी तक इतना नहीं मिला और इतना मिल चुका है। तो इसीलिए देखो रिसिप्ट कितना है 3,03,000 आउट ऑफ 3,67,500। अच्छा, ये हो गया इलस्ट्रेशन 6, और यहाँ पर है
नहीं सॉरी, इलास्ट्रेशन 7 ही किया हम लोगों ने, ठीक है, इलास्ट्रेशन 7 किया। अब 8 से जो है इसमें फिर से लेंदी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो तुम लोग इसमें ट्राई करना, ठीक है। 8 से आज इतना ही करते हैं, इसको अच्छे तरीके से पहले प्रैक्टिस करो।